ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 321। अगर तुम मुझे पीट पीट कर मार भी दोगे तो भी मैं कभी नहीं बोलूंगी। जब उसने अचानक अंधेरे में ली वानर के शब्द सुने तो वांग बाओले चौंक गया। वह सतर्क हो गया और जांच पड़ताल करते हुए बोला, ली वानर, कोई हमें बचाने के लिए आ रहा होगा। तुम बेवकूफ़ी भरी बातें मत सोचो। हम अपनी मौत से पहले एक आखिरी बार चिल्लाने के लिए अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तुम्हारी बकवास बहुत हो गई। जल्दी से अपने कपड़े उतारो। लीवानर थोड़ी नाराज थी, उसकी आवाज़ सख्त हो गई थी। उसका दृढ़ स्वभाव, जो दबाव और झुंझलाहट का अनुभव कर रहा था, अब और नहीं दबाया जा सकता था क्योंकि अब यह उसके अंदर से फूट पड़ा। मुझे क्यों दबाना चाहिए? तुम्हें ठंड लग रही है, लेकिन मुझे भी। लीवानर के शब्द सुनकर वांग बाओले दुखी हो गया। भले ही वह कठोर और बड़े आकार का था, लेकिन उसे भी उसी तरह की ठंड लग रही थी। भले ही वह लीवानर जितना ठंडा नहीं था, लेकिन अगर वह वास्तव में कपड़े उतारता तो वह निश्चित रूप से कुछ ही समय में जम जाता। वांग बाओले को कितना असहयोगी देखकर लीवानर ने भौहें सिकोड़ लीं। उसकी आंखें अंधेरे की आदी हो चुकी थीं और भले ही वह विवरण नहीं समझ पा रही थी, लेकिन वह समझ सकती थी कि वांग बाओले कहाँ है और वह उसे ठंडेपन से घूर रही थी। एक पल के बाद उसने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबाते हुए शांति से बोली, वांग बाओले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई हमें बचाने के लिए आएगा, उससे पहले ही हम ठंड से मर जाएंगे। इसलिए हमें अपने शरीर को गर्म रखने की ज़रूरत है, और कपड़ों का इस्तेमाल गर्म रखने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लीवानर ने एक एक शब्द बोला और सबसे पहले अपने कपड़े उतारने की पहल की। इसके बाद कागज़ के टुकड़े होने जैसी आवाज़ आई। लीवानर ठंड से कांप रही थी, फिर भी वह दृढ़ता से अपने कपड़े उतार रही थी। हालांकि वह इस बात से अनजान थी कि हालांकि स्पिरिट क्यूई के नुकसान के कारण वांग बाओले की दृष्टि पहले की तुलना में थोड़ी कम स्पष्ट हो गई थी, फिर भी वह पूरी तस्वीर को अस्पष्ट रूप से देख सकता था, बस विस्तार से नहीं। तुरंत उसकी आंखों में एक क्रिस्टल जैसी आकृति दिखाई दी। उसके पीछे के दृश्य के समान जिसे उसने पहले देखा था। लीवानर का फिगर बहुत सेक्सी था। हालांकि उसने अभी भी अपनी ब्रा पहनी हुई थी, वांग बाओले को लगा कि उसकी ब्रा का आकार छोटा था। उसके स्तन मोटे और उत्तेजक आकार के थे और ये दृश्य उसके तापमान को बढ़ा देता था और सांस तेज कर देता था। तो ये गर्मी पैदा कर सकता है। वांग बाओले ने अपने दिमाग में क्या करना है इस बारे में सोचते हुए अपना गला साफ किया। उसने आह भरी, जैसे कि अभी भी हिचकिचा रहा हो, अंत में अपने दांत पीसने से पहले। ठीक है, मैं यहाँ एक जीवन बचा रहा हूँ। इस तरह के महान रहस्योद्घाटन के साथ वांग बाओले तुरंत खड़ा हो गया, लीवानर की तुलना में बहुत तेज गति से अपने सभी कपड़े उतार दिए। बेशक उसने अपने अंडरगारमेंट्स पहने रखे। आगे क्या होगा? क्या तुम आओगी या मैं जाऊंगी? मेरी साधना तुम्हारी जितनी ऊंची नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती। मैं तुम्हारा स्थान नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तुम कहाँ हो? वांग बाओले ने पलकें झपकाईं। उसका एकमात्र विचार यह था कि भूमिगत गुफा में उसका समय बहुत रोमांचक होता जा रहा था। ली वान र ने वांग बाओले की इस घोषणा पर विश्वास किया कि वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि उसकी साधना का स्तर वास्तव में वांग बाओले से अधिक था। चूंकि वह केवल रूपरेखा और छवियों को अस्पष्ट रूप से देख सकती थी, जो उसकी आंखों में फीकी लग रही थी, इसलिए यह वांग बाओले के लिए और भी बुरा होगा। वास्तव में यही वह कारण भी था जिसने उसे एक दूसरे को गर्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित किया। नग्न वांग बाओले को देखने के बाद, जो अपने कपड़े उतारने के बाद अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया था, लीवान र ने अपने दांत पीस लिए और अभी भी कांपती हुई उठी और उसके पास पहुंची। वह जितनी उसके करीब थी उतनी ही उसे उसके शरीर की गर्मी महसूस हो रही थी। एक अग्नि स्रोत की तरह इसने लीवान र को बढ़ती हुई गति से अपनी गति बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। जहां तक वांग बाओले का सवाल है, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका गला सूख गया था। वह बहुत ज्यादा सांस ले रहा था क्योंकि उसकी आंखों के सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वह बहुत ज्यादा सदमा था। लीवानर का फिगर वांग बाओले ने अपने जीवन में जितने भी देखे थे उनमें से सबसे सेक्सी था, चाहे वे कपड़ों से ढके हों या नहीं। उसके लंबे पतले पैर, मोती जैसी गोरी त्वचा और एक कामुक घंटे के आकार का फिगर था। वह उसके पास आई, पहले धीरे धीरे और फिर तेजी से उसके पास पहुंची और सीधे उसकी बाहों में बैठ गई। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसका ठंडा शरीर उसके गर्म शरीर से बिल्कुल अलग था, एक ऐसा अंतर जिसने वांग बाओले को कांपने पर मजबूर कर दिया और लीवानर ने सहज रूप से उसे गले लगा लिया। वांग बाओले के जीवन में यह उन कुछ मौकों में से एक था जब वह उलझन में पड़ गया था। उसने अपने हाथ उठाए, ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था कि उन्हें कहाँ रखें। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसकी सांसें भी तेज हो गईं, ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था कि क्या कहे। अब आप हमारे शरीर को कपड़ों से ढक सकते हैं, लीवान ने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा। वांग बाओले खांसने लगा और धीरे से जवाब दिया। उसने सोचा कि वह बुद्ध की तरह कितना आत्म बलिदान करने वाला था। उस विचार के साथ उसे तुरंत लगा कि वह एक नेक काम कर रहा है।
उसने जल्दी से खुद को और ली वानर को उन कपड़ों से ढक लिया जो उनके चारों ओर बिखरे हुए थे। उसके बाद उसने अपने हाथों को आराम दिया, सहज रूप से उन्हें उस जगह पर रखा जहां ली वानर सबसे कामुक थी। ली वानर ने भौहें से कुढ़ी, उसकी आंखों में एक बर्फीली नज़र दिखाई दी। वह गुस्सा करने वाली थी, लेकिन उसने महसूस किया कि वांग बाओले के बड़े हाथ बेहद गर्म थे, इसलिए वह चुप रही, अपना सिर घुमाया और उसे अनदेखा कर दिया। बस इसी तरह लीवानर और वांग बाओले दोनों चुप रहे और समय धीरे धीरे बीतता गया। आखिरकार जैसे जैसे वे एक दूसरे के लिए गर्मजोशी पैदा करते गए, उनका तापमान बढ़ता गया। इससे उन्हें आसपास की ठंडक का विरोध करने में मदद मिली, और जब वे कसकर गले लगे तो उनकी खुशबू एक दूसरे की ओर फैलने लगी। वांग बाओले की नाक में लगातार एक सुखद खुशबू आ रही थी। उसने अपने दिल की धड़कन को बढ़ने से रोकने की ठान ली थी, लेकिन जैसे ही उसने खुशबू को सूंघा, उसका दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। इसलिए उसके हाथ तुरंत कस गए और वह तुरंत अपनी हैरानी से बाहर आ गया। वह रुकना चाहता था जब उसने महसूस किया कि ली वानर की सांस भी तेज हो गई है। उसने अपना सिर नीचे करके एक अगोचर नज़र डाली और पाया कि ली वानर का चेहरा सामान्य से ज्यादा लाल हो गया था। ये दृश्य ली वानर की प्रतिक्रिया के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वांग बाओले के शरीर से एक शैतान तुरंत निकल आया हो। उसने अपनी आंखें झपकाईं और सोचा कि क्या ये ली वानर की ओर से प्रोत्साहन था। भूल जाओ, मैं ये सब उसे बचाने के लिए कर रहा हूँ। खुद को बलिदान करना कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार मैं, वांग बाओले, कोई स्वार्थी व्यक्ति नहीं हूँ। उन विचारों के साथ वांग बाओले ने जारी रखने की योजना बनाई, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ली वानर का लाल चेहरा सामान्य होने के संकेत दे रहा था। इसलिए उसने अवचेतन रूप से अपने हाथों को फिर से दबाया और तुरंत ली वानर का शरीर कांप उठा और उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। क्या हो रहा है? वांग बाओले ने ली वानर को देखा, उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखें बंद थीं, वह चुप थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और हालांकि उसने ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी, उसके बड़े हाथ तलाशने लगे। ली वानर का शरीर तुरंत जम गया, लेकिन वह चुप रही और उसे अस्वीकार नहीं किया। इससे वांग बाओले ने भारी सांस लेना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में ली वानर की हमेशा की तरह ठंडी आवाज़ भूमिगत गुफा में गूंजने लगी। अगर तुम नहीं चाहती कि हमारे बचाए जाने के बाद तुम्हारा कोई अंग गायब हो जाए, तो तुम जारी रख सकती हो। वह आवाज़ इतनी सर्द थी कि वांग बाओले ने उसे सुनते ही तुरंत स्तब्ध हो गया। उसने अपना गला साफ किया और ध्यान से सोचने के बाद आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बस इसी तरह दोनों शांत भूमिगत गुफा में चुप हो गए। जो कुछ बचा था वह था उनकी सांसों की लगातार गूंजती आवाज़ें और बाहर की चीखें, जिससे वे एक दूसरे को और भी कसकर गले लगा रहे थे। समय बीतने की गति भी धीमी होती दिख रही थी। कुछ देर बाद ली वानर अचानक बोल पड़ा। अपने बारे में बताओ। मैंने सुना है कि तुमने चांद पर ली शियू को लगभग मार ही डाला था। मैं उसे मार रहा हूँ। वह आदमी सोचता है कि मैं आसानी से हार मान लूँगा और मुझे मारना चाहता था। मैंने उसे आज़ाद करके उदारता दिखाए। ली वानर का सवाल सुनकर वांग बाओले दुखी हो गया। इस बारे में सोचने के बाद उसने ली वानर को बताया कि उसने चांद पर क्या अनुभव किया था, अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को छोड़कर। इस तरह भूमिगत गुफा में एक दूसरे से गर्मजोशी की तलाश करते हुए दोनों ने बातचीत की। पहले वांग बाओले ने साझा किया, उसके बाद ली वानर ने। आखिरकार एक रात बीत गई। दूसरे दिन की सुबह जैसे ही रक्त के रंग का कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा, वांग बाओले और ली वानर ने तुरंत महसूस किया कि उनके शरीर के भीतर आत्मा क्यूई तेजी से ठीक हो रही है। साथ ही आत्मा क्यूई के ठीक होने के साथ उनकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली से स्पष्ट हो गई और सुस्त दृश्य से उज्ज्वल हो गई। आत्मा क्यूई के ठीक होने से उन दोनों के लिए एक दूसरे से गर्मजोशी की तलाश करना अनावश्यक हो गया। इसलिए ली वानर ने बिना किसी झिझक के वांग बाओले की बाहों को छोड़ दिया। वह खड़ी हो गई, इस बात की परवाह किए बिना कि वांग बाओले उसे देख रहा है या नहीं, और अपनी पीठ उसकी ओर करके अपने कपड़े पहन लिए। ली वानर के पीछे के दृश्य को देखते हुए वांग बाओले का दिल, जो पहले से ही शांत अवस्था में लौट आया था, फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। जब वे दोनों पूरी तरह से और साफ सुथरे कपड़े पहन चुके थे तो ली वानर ने पलटकर देखा। वह पहले की तरह ही दिख रही थी। उसका सेक्सी फिगर, ठंडा रवैया और दूर की नज़र जो सबको दूर धकेलती हुई लग रही थी। वह अभिमानी बर्फ के पहाड़ पर लौट आई जो पिघलता नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे वह पहले थी। वांग बाओले, अगर तुम कभी भी यहाँ जो कुछ हुआ है उसके बारे में कुछ भी बता सको तो। ली वानर रुक गई और उसकी आंखों में ठंडक दौड़ गई। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और दीवार को जोर से पटक दिया और तुरंत दीवार की चट्टानें राख में बदल गईं। उसकी साधना, जो पूर्ण नींव स्थापना के स्तर पर थी, प्रीकोर फॉर्मेशन के स्तर पर पहुंच गई और तुरंत फट गई। वांग बाओले ने अपने दिल में व्यंग्य करते हुए भौहें से कुढ़ीं। उसे लगा कि उसे इसके बजाय ये कहना चाहिए था, लेकिन ली वानर ने उसके शब्द चुरा लिए थे। वह बोलना चाहता था, लेकिन उसी क्षण ली वानर के हाथों में एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी दिखाई दी।
युद्ध कुल्हाड़ी थी, एक 7वीं श्रेणी का धार्मिक आयुध। धार्मिक आयुध को देखते हुए वांग बाओले ने एक गहरी सांस ली और पलकें झपकाईं। उसने नहीं सोचा था कि अभी आज्ञा पालन करना शर्मनाक होगा, इसलिए उसने अपनी छाती थपथपाई। निश्चिंत रहो, मैं इस बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगी, चाहे वे मुझे पीट पीट कर मार ही डालें। ली वान र ने वांग बाओले की बात सुनकर उसे एक गहरी, सार्थक नज़र से देखा। फिर वह मुड़ी और गुफा से बाहर निकल गई। उसकी आकृति का पिछला भाग अच्छी तरह से घुमावदार और सुंदर था और उसके शरीर से निकलने वाली आभा ग्लेशियर की तरह ठंडी थी। उसकी आंखें दूसरों को उससे बहुत दूर रहने की चेतावनी दे रही थीं। वांग बाओले उदास हो गया। मैंने आखिरकार उसकी जान बचाई। वैसे भी हम दोनों ने कल रात एक दूसरे का फ़ायदा उठाया। मेरा भी फ़ायदा उठाया गया। उसने मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे की? वांग बाओले क्रोध और अन्याय से उबल रहा था। कुछ सोचने के बाद उसने फैसला किया कि उसे अपने ईमानदार विचारों को प्रकट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह एक रणनीतिक चाल थी, कमज़ोरी का दिखावा, दुश्मन को धोखा देने की एक चाल। यह उसकी ओर से वास्तविक कमज़ोरी या कायरता नहीं थी। इस विचार ने उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया और वह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके गुफा से बाहर चला गया। वह सूरज की रोशनी से जगमगाते बर्फ और बर्फ से घिरे साफ आसमान वाली दुनिया में उभरा। ये पिछली रात जैसा कुछ नहीं था। सड़न के कोई संकेत नहीं थे, जिससे पिछली रात का खून के रंग का कोहरा और हवाएं एक सपने की तरह लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे कभी आए ही नहीं थे, लेकिन सच तो ये था कि वे आए ही थे। वांग बाओले और ली वानर इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त थे। जब वे चुपचाप खड़े थे तो उन्होंने मंगल ग्रह पर उतरी विचित्रता को गहराई से महसूस किया। वे इस भावना से छुटकारा नहीं पा सके कि वहां खड़े रहने का हर पल उनके लिए खतरनाक था। ली वानर ने जल्दी से अपना क्रूज़र वापस ले लिया और वांग बाओले जल्दी से उसमें सवार हो गए। ली वानर के स्टीयरिंग के तहत क्रूज़र मार्टियन सिटी की ओर एक चौंकाने वाली गति से भागा। उनकी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग फिर से ऑनलाइन हो गई थी। अपनी वापसी यात्रा के दौरान वांग बाओले और ली वानर दोनों को संदेशों की बाढ़ आ गई। वांग बाओले को लिन तियानहाओ और दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के अन्य शिक्षकों से समाचार प्राप्त हुए थे, साथ ही जिन रोमिंग और कुछ अज्ञात प्रेषकों से भी संदेश प्राप्त हुए थे। इथरियल दाओ कॉलेज के संप्रदाय के भगवान ने भी उन्हें कई संदेश भेजे थे। जब वांग बाओले ने उन्हें देखा तो उसने जल्दी से उन सभी को पढ़ा और तुरंत उनका जवाब दिया। फिर उसने जिन रोमिंग का संदेश देखा और उसके चेहरे पर तुरंत चिंता की लकीरें उभर आईं। कल रात मंगल का 1/3 हिस्सा रक्त के रंग के कोहरे और हवाओं से ढका हुआ था। वांग बाओले ने चिंता और सदमे में अपना सिर उठाया। उसने ली वानर की ओर देखा और पाया कि उसके चेहरे पर भी उतनी ही उदासी थी। जाहिर है, उसे अपनी हैसियत और पद के कारण जो कुछ हुआ था उसके बारे में अधिक जानकारी मिल गई थी। वांग बाओले ने सही अनुमान लगाया था। ली वानर कॉलोनी अनुशासन आदेश के प्रभारी मुख्य लोगों में से एक थी, इसलिए उसे स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी मिल गई थी। वह जानती थी कि कोहरा उनके स्थान पर छट गया था, लेकिन इस घटना से घिरे आधे से अधिक क्षेत्र अभी भी कोहरे में ढके हुए थे। ली वानर ने सोचा कि पूरी स्थिति कितनी विचित्र थी और रक्त के रंग के कोहरे के भयानक प्रभाव, और उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। अगर वे इसकी तह तक नहीं पहुंचे तो यह एक संभावित आपदा बनी रहेगी जो फिर से विस्फोट की प्रतीक्षा कर रही है। यह इस बार कॉलोनी शहर के बाहर दिखाई दिया था। अगर यह अगली बार शहर के अंदर दिखाई दिया। दृश्य की कल्पना करते हुए ली वानर के चेहरे पर गंभीरता बढ़ गई। उसने क्रूज़र की गति बढ़ा दी और उसे और तेज चलने के लिए मजबूर किया। आगे बढ़ते ही वह दहाड़ने लगा। उसे पता था कि रहस्यमयी कोहरे से संबंधित काम का पहाड़ उसके और उसकी टीम की जांच और निपटान का इंतजार कर रहा था। वांग बाओले ने अपने विचारों को शांत करने की कोशिश की। वह भौहें सिकोड़ते हुए अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग को घूर रहा था। उसे जो संदेश मिले थे उनमें से एक अकादमी के शिक्षक का था, जिसमें उसे बताया गया था कि सेना कल रात उसे ढूंढने आई थी। उसकी अनुपस्थिति में वे लिन तियानहाओ को ले गए थे। अकादमी को सटीक कारण के बारे में पता नहीं था। वांग बाओले ने तुरंत अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग निकाली और लिन तियानहाओ को एक संदेश भेजा, लेकिन उसे रेडियो साइलेंस मिला। ये स्पष्ट था कि लिन तियानहाओ का बाहरी दुनिया से संचार कट गया था। एक पल की चुप्पी के बाद वांग बाओले ली वानर की ओर मुड़े। कल रात सेना अकादमी में मुझे ढूंढने आई थी। उन्होंने अंत में मेरे वाइस डीन को ले लिया। आपको इस बात की स्पष्ट तस्वीर मिल गई है कि क्या हो रहा है। क्या तुम जानते हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? ली वानर ने भौहें सिकोड़ी। उसने वांग बाओले की ओर एक नज़र डाली। आमतौर पर वह उसे अनदेखा कर देती, लेकिन वर्तमान में कुछ पलों की चुप्पी के बाद उसने अपनी आवाज़ संचारण रिंग निकाली और कुछ सवाल पूछे। थोड़ी देर बाद बिना अपना सिर घुमाए वह शांत भाव से बोली, कल रात जब रक्त के रंग का कोहरा और हवाएं दिखाई दी तो 7 अजीब गांव भी दिखाई दिए। हमारे सरणी गठन के माध्यम से किए गए आकलन के आधार पर खतरे का स्तर अपेक्षाकृत कम माना गया था।
राज्यपाल ने सेना को क्षेत्रों का सर्वेक्षण और जांच करने के लिए 7 टीमों को भेजने का आदेश दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रारंभिक स्कैन ने गांवों में सरणी गठन और धार्मिक खजाने के अवशेष दिखाए थे। प्रत्येक टीम के साथ एक सरणी गठन साधक के साथ साथ एक धार्मिक आयुध साधक भी होना था। वांग बाओले को एहसास हुआ कि क्या हुआ था जब उसने ये सुना। वह चिंता करने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि लिन तियानहाओ ने मिशन के लिए उसकी जगह ले ली थी। उसे याद आया कि खून के रंग का कोहरा और हवाएं कितनी भयावह थीं और उसके दिल में चिंता और बेचैनी बढ़ गई थी। उसने फिर से सोचा कि इस बार सेना ने कैसे हस्तक्षेप किया। यहाँ तक कि राज्यपाल को भी इस मामले की जानकारी थी। शायद वह बहुत ज़्यादा सोच रहा था। सेना ने सुनिश्चित किया होगा कि वे मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार और सुसज्जित हों। उन्हें अपने मिशन की सफलता के बारे में पक्का यकीन होगा। ली वान र ने वांग बाओले की चिंता को नोटिस किया। एक पल की चुप्पी के बाद वह सहजता से बोली, हर टीम को किले को संभालने के लिए एक कोर फॉर्मेशन रियल्म कल्टीवेटर आवंटित किया गया था। बेशक जब सेना कोई मिशन चलाती है तो सभी समाचार और संचार सील कर दिए जाते हैं। मिशन में भाग लेने वालों को बाहरी दुनिया में किसी और से संपर्क करने की अनुमति नहीं है। मैं जो अभी आपको बता रहा हूं वह बेहद गोपनीय है। अगर आप इसे लीक करते हैं तो मुझे पता है। गुफा में वह पत्थर की दीवार है न, मेरे साथ भी यही होगा। मैं समझता हूँ। वांग बाओले ने राहत की सांस ली जब उसने सुना कि ली वान र ने क्या कहा था। उसने उसे घूर कर देखा। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह इतनी बुरी भी नहीं थी। ली वानर ने नाक से कुड़ी। उसने कुछ और नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपने क्रूज़र को और तेज़ी से उड़ान भरने के लिए दबाया। कुछ ही समय में वे मार्टियन कॉलोनी शहर के किनारे पर पहुंच गए। हालांकि शहर में प्रवेश करने से पहले लीवानर ने क्रूज़र के विन्यास के साथ छेड़छाड़ की। एक काली चमक अचानक दिखाई दी और शहर के सरणी गठन के माध्यम से क्रूज़ को घेर लिया। ये शहर के परिधीय शहर क्षेत्र जोन 36 में प्रवेश किया और अचानक एक छोटी सुनसान गली में रुक गया। चलो चलें। वांग बाओले को पता था कि वह नहीं चाहती थी कि दूसरे लोग उन्हें साथ में देखें। उसने शब्दों पर समय बर्बाद नहीं किया और क्रूज़र से छलांग लगा दी। इससे पहले कि वह अपने पैरों पर खड़ा होता, क्रूज़र ने गर्जना की और दूर तक भाग गया। जैसे ही वांग बाओले ने क्रूज़र को दूर तक भागते देखा, उसे एहसास हुआ, कोई नहीं जान पाएगा कि कल रात उन दोनों के बीच क्या हुआ था। यह उनका रहस्य बन गया था। ठीक है, मैं अगली बार जब ली शियू को देखूंगा तो उसे नहीं पीटूंगा। वांग बाओले ने अपना सिर हिलाया। उसने अपना क्रूज़र वापस लिया और दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी की ओर चल पड़ा। जल्दी से वहां पहुंच गया। उसे कुछ भी गलत या अलग महसूस नहीं हुआ। शिक्षक हमेशा की तरह पढ़ा रहे थे और छात्र हमेशा की तरह साधना या कक्षाओं में भाग ले रहे थे। ये स्पष्ट था कि रक्त के रंग के कोहरे और हवाओं के बारे में खबर को सील कर दिया गया था। कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर किसी और को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वांग बाओले को इस स्थिति के बारे में सिर्फ इसलिए पता था क्योंकि जिन डोमिंग ने उसे बताया था। मुझे उम्मीद है कि तियानहाओ के लिए सब कुछ ठीक चल रहा होगा। अकादमी में वापस लौटने के बाद वांग बाओले ने आह भरी। वह जानता था कि चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दिया और स्कूल के मामलों के साथ साथ अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया। वह मंगल पर होने वाले किसी भी बदलाव पर नज़र रखता रहा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसे ताज़ा खबरें मिलती रहें, उसने अपने कई छात्रों के माता पिता से संपर्क किया। उनमें से कुछ सेना से थे। जब उन्हें पता चला कि वह जानता है तो उन्होंने संकेत दिया कि जब उन्हें 7 टीमों की खबर मिलेगी तो वे तुरंत उसे सूचित करेंगे। कुछ दिनों के इंतजार के बाद वांग बाओले को खबर मिली। 7 टीमों में से एक वापस आ गई थी। उनके पास ऐसी जानकारी थी जिसके बारे में वांग बाओले को जानकारी नहीं थी। दूसरी टीमों से भी लगातार अपडेट मिल रहे थे। वे सुरक्षित लग रहे थे, लेकिन कुछ जटिलताओं के कारण उन्हें वापस लौटने से पहले मिशन पूरा करने के लिए और समय चाहिए था। टीम 6 के लिए भी यही स्थिति थी, जिसका हिस्सा लिन तियानहाओ था। उस मोड़ पर वांग बाओले आखिरकार राहत की सांस ले पाए। उन्होंने खुद को शांत किया और लाइटनिंग दाओ फर्स्ट वॉल्यूम का अभ्यास जारी रखा। वह जल्द से जल्द मध्य चरण फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के शिखर पर पहुंचना चाहते थे। उसके बाद वह आगे बढ़कर लेट स्टेज फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। उन्होंने अपने गढ़ ब्लूप्रिंट के लिए मुख्य रूपरेखा लगभग पूरी कर ली थी। जो कमी रह गई थी वह थी बारीक विवरण। सामान्य रूपरेखा और डिज़ाइन दृष्टिकोण निर्धारित किया गया था। डिज़ाइन को ठीक करने के अलावा उन्हें पर्याप्त निर्माण कठपुतलियों की भी आवश्यकता थी। उन्होंने अपना ध्यान निर्माण कठपुतलियों की ओर पुनः केंद्रित किया। अपने शोध में डूबे हुए दिन बीतते गए और पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। उनके छात्रों के माता पिता से बीच बीच में मिलने वाली खबर में उल्लेख किया गया कि 7 टीमें अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। उन 2 हफ्तों में 2 टीमें वापस आ गई थीं। 7 दिन बीत गए। जब चौथी टीम वापस लौटी तो वांग बाओले ध्यान में डूबे हुए थे।
अचानक उनके स्टोरेज ब्रेसलेट के अंदर से चहकने की आवाज़ आई। यह आवाज़ क्या है? वांग बाओले स्तब्ध रह गए। उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोलीं और चौंककर अपने स्टोरेज ब्रेसलेट को देखा। अपनी हथेली को घुमाते हुए उन्होंने इसे खोला और इसके अंदर की चीज़ों को खोदना शुरू कर दिया। अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ उन्होंने एक अंडा निकाला। यह उनकी हथेली के आकार का था। ये राक्षस का अंडा था जो उन्हें अपने 100 पौधों के साधना शिविर के दौरान प्रशिक्षक से मिला था। उन्हें अभी भी याद है कि प्रशिक्षक ने उन्हें बताया था कि अंडा जानवरों के सागर में पाया गया था और उन्हें नहीं पता था कि यह क्या निकलेगा। वांग बाओले के अलावा कोंग दाओ को भी एक अंडा मिला था। वांग बाओले ने अंडे को इथरियल दाओ कॉलेज में वापस लाया था और किसी को इसे सेने के लिए कहा था। सेने की अवधि काफ़ी लंबी थी और अंडे ने मंगल ग्रह की यात्रा से ठीक पहले आखिरकार सेने के संकेत दिखाए थे। उन्होंने बस इसे अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में फेंक दिया था। हालांकि मंगल पर आने के बाद हुई घटनाओं की श्रृंखला और इस तथ्य के कारण कि अंडा वास्तव में फूटा ही नहीं था, वह इसके अस्तित्व के बारे में लगभग भूल ही गया था। अब जब उसने इसे अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से बाहर निकाला तो वह इसके खोल पर दरारें देख सकता था। सच्चे श्वास क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें अंडे से निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी समय फूटने वाला था। सच्चे श्वास क्षेत्र में पहले से ही जब यह मुश्किल से फूटा है। वांग बाओले चौंक गया और उत्साहित हो गया। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसा दिखेगा। यह एक पक्षी होना चाहिए। ये बिल्कुल पक्षी के अंडे जैसा दिखता है। शायद यह एक पौराणिक पवित्र कोंडोर है जो बहुत अद्भुत है और मेरी तरह ही सुंदर दिखता है। वांग बाओले अपने अंडे से एक अद्भुत पवित्र कोंडोर के निकलने की संभावना से उत्साहित हो गया। वह ये याद किए बिना नहीं रह सका कि जब वह अभी भी प्राचीन मार्शल क्षेत्र में था तो उसने घर लौटते समय एक राजसी पंख वाले राक्षस को देखा था। पंख वाले राक्षस को अंत में किसी ने मार दिया था, लेकिन इसने वांग बाओले को अपनी कल्पना को उड़ान भरने से नहीं रोका। अपने मन में उसने अपने भविष्य के स्वयं को एक विशाल पवित्र कोंडोर की चौड़ी पीठ पर खड़ा देखा। कोंडोर की तीखी आंखें उसके नीचे की दुनिया को देख रही थीं। वह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था और अपने पैरों के नीचे की धरती को देख रहा था। यह एक बहुत ही प्रभावशाली दृश्य होगा। ये जन्म के समय से ही सच्ची सांस के क्षेत्र में है। यह आश्चर्यजनक है। इसकी क्षमता लगभग मेरी जितनी ही महान है। वांग बाओले उत्साह से भर गया। वह अंडे के पास खुशी से इंतजार कर रहा था। अपने स्वयं के पवित्र कोंडोर को अंडे से निकलते और इस दुनिया में आते देखना खेती या अपने गढ़ के ब्लूप्रिंट को पूरा करने से कहीं अधिक दिलचस्प था। वांग बाओले ने बड़ी उत्सुकता से अंडे के छिलके को टूटते हुए देखा। चहचहाहट के तेज होने के साथ ही उसका उत्साह भी बढ़ता गया। मुझे इसे एक नाम देना है। क्या अच्छा लगेगा? वांग बाओले ने बहुत सोच विचार किया। उसने बहुत सोचा कि जल्द ही जन्म लेने वाले पवित्र कोंडोर को क्या नाम दिया जाए। एक ऐसा नाम जो अनोखा भी हो और कानों को भी अच्छा लगे। छोटा लाल, छोटा काला, लोहे का अंडा। वांग बाओले ने अपना सिर खुजलाया। उसे लगा कि ये सारे नाम बहुत आम हैं। ये उसके पवित्र कोंडोर की प्रभावशाली छवि के अनुकूल नहीं थे। वांग बाओले ने नाम सोचने की बहुत कोशिश की। उसने बहुत देर तक सोचा, लेकिन फिर भी वह नाम तय नहीं कर पाया जो उसे सबसे अच्छा लगे। जब वह विचारों में डूबा हुआ था तो राक्षस के अंडे की दरारें आमतौर पर पूरे खोल में फैल गईं। फिर अचानक चटकने की आवाज़ आई और नाखून के आकार का एक अंडा का छिलका गिर गया। नामों के बारे में विचार तुरंत वांग बाओले के दिमाग से निकल गए और एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। उसने तुरंत देखा और अंडे के छेद से एक रोएदार पैर बाहर निकला। ये कोंडोर का पैर है। वांग बाओले की आंखें चमक उठीं। वह उत्साह से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन जल्द ही उसे संदेह होने लगा। पैर एक कोंडोर के बारे में उसकी अपेक्षा से बहुत बड़ा लग रहा था। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जैसे ही वांग बाओले को संदेह हुआ, अंडे का एक और हिस्सा टूट गया। एक और पैर बाहर निकला। वांग बाओले दंग रह गया। वह दो रोएदार फैले हुए पैरों को देखकर हैरान रह गया जो अंडे से लटक रहे थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पंजे नहीं बल्कि खुर हैं? वांग बाओले ने ठंडी हवा में सांस ली। उसे इस बारे में बुरा लगा और वह अचानक कांप उठा। फिर से चटकने की आवाज़ आई। अंडे का छिलका दूसरी जगहों से चटकने लगा। तीसरा, फिर चौथा पैर अंडे से बाहर निकल आया। वांग बाओले पूरी तरह से अचंभित था क्योंकि वह अंडे से लटकते 4 पैरों को देख रहा था। एक पवित्र कोंडोर के 4 पैर कैसे हो सकते हैं? ये किसी तरह का मजाक होगा। वांग बाओले इस समय थोड़ा भ्रमित था। उसके विचार उलझन में थे। अंडे के छिलके के और हिस्से टूटने लगे और गिरने लगे। वे जोर से चटकने लगे। अंत में अंडे से एक गीला रोएदार सिर निकला जो उसके पैरों से थोड़ा ही बड़ा था और उसके सिर से किसी तरह का तरल पदार्थ टपकने लगा। नवजात जानवर अपनी आंखें खोलने और इस नई दुनिया को स्पष्ट रूप से देखने के लिए संघर्ष कर रहा था। वांग बाओले उसके सामने खड़ा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी आंखें चौड़ी थीं क्योंकि वह छोटे राक्षस के सिर को देख रहा था।
पूरा काला, दो लंबे कान, एक लंबा चेहरा, एक लंबा मुंह। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह वास्तव में एक बेटा एक। वान बाओले के सदमे के बीच छोटे जानवर ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने चारों ओर ध्यान से देखा और जब उसने वान बाओले को देखा तो उसे लगा कि वह उसे पसंद करने लगा है। उसने अपनी पहली आवाज़ निकाली। ये छोटा हो सकता है, केवल एक हथेली के आकार का, लेकिन यह अभी भी सच्ची सांस के दायरे में था। हाल ही में अंडे से निकलने के बावजूद इसकी आवाज़ चमकदार और तीखी थी और यह कक्षों में जोर से गूंजती थी। वान बाओले ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। वास्तविकता और आदर्श के बीच का अंतर बस बहुत बड़ा था। राक्षस के अंडे से वास्तव में एक गधा निकला, और सिर्फ एक गधा नहीं, बल्कि एक नर गधा। एक गधा। वान बाओले पागल होने वाला था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। ज्यादातर अंडे से पंख वाले राक्षस निकलते हैं और उसे सांप से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यह एक गधा था। वान बाओले ने हमेशा सोचा था कि गधे पैदा होते हैं, अंडे से नहीं निकलते। छोटे गधे को वान बाओले की हताशा और झुंझलाहट का एहसास नहीं हुआ। अपने खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने के बाद वह अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा नहीं हो पाया। उसके पैर आपस में टकरा गए और वह फर्श पर गिर गया। वह फर्श पर इधर उधर फिसलने लगा और अपने पैरों पर चढ़ने की पूरी कोशिश की। काफी देर बाद वह आखिरकार अपने दो अगले पैरों को ऊपर उठाने में कामयाब हो गया। जब भी वह अपने पिछले पैरों पर वजन डालने की कोशिश करता, वह धड़ाम से फर्श पर गिर जाता। कुछ प्रयासों के बाद गधा आखिरकार रुक गया। उसके कान लटक गए और वह खोई हुई नज़र से वान बाओले को घूरने लगा। फिर उसने अपने बगल में रखे अंडे के छिलके को देखा। अचानक काटने के साथ उसने अंडे के छिलके का एक हिस्सा चबा लिया। अंडे के छिलके का स्वाद बुरा नहीं लग रहा था। गधे की आंखें चमक उठीं। वह फर्श पर लेट गया और चबाने लगा। जैसे ही वान बाओले उसे उदास होकर देख रहा था, उसने पूरा अंडे का छिलका खा लिया। फर्श पर पड़े तरल पदार्थ भी चाटकर साफ कर दिए गए थे। जब वह ये सब कर चुका, तब भी उसे भूख लग रही थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वान बाओले को देखा, पलकें झपकाईं और मिमियाया। बेटा। वान बाओले का चेहरा काला पड़ गया। वह जानता था कि गधे की आवाज़ ऐसी ही होती है, फिर भी उसे अभी भी लगा कि उस रोने में कुछ अजीब था। छोटे गधे ने वान बाओले की प्रतिक्रिया की कमी देखी और वह घबरा गया। वह और भी जोर से चिल्लाया, बेटा। वान बाओले का सिर फूल गया जब उसने गधे को फर्श पर फैले अपने पैरों को लात मारते और उस पर चिल्लाते हुए देखा। उसने गधे को पकड़ लिया और उसे अपने सामने खींच लिया। उसने गधे को गुस्से से देखा। ऐसा कहना बंद करो, बेटा। बेटा। गधा नहीं रुका। उसकी चीखें और भी तेज हो गईं। वान बाओले का मूड खराब हो गया क्योंकि उसने अपने सामने ये दृश्य देखा। ये शब्दों से परे था। उसने आह भरी। उसके पास गधे के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी चीखें कानों को बहुत परेशान कर रही थीं। वान बाओले ने ली द्वारा खरीदे गए स्नैक्स निकाले, उनमें से मुट्ठी भर को उठाया और फेंक दिया। जैसे ही उसने स्नैक्स को छोड़ा, छोटा गधा फिर से फर्श पर धड़ाम से गिर गया। उसने स्नैक्स को देखा और रेंकना बंद कर दिया, बड़ी मुश्किल से स्नैक्स की ओर रेंगता हुआ। वह जल्द ही उसके करीब आ गया। पैकेजिंग को फाड़े बिना उसने स्नैक्स को पूरा निगल लिया, पैकेजिंग सहित। उसने जल्द ही वान बाओले द्वारा फेंके गए सभी स्नैक्स खत्म कर दिए। तब वह संतुष्ट होकर फर्श पर लेट गया, अपनी आंखें बंद की और सो गया। वान बाओले ने खर्राटे ले रहे गधे को देखा और अचानक थका हुआ महसूस किया। एक लंबे समय के बाद उसने आह भरी। उसने गधे को अनदेखा किया और अपने भीतर की कुंठाओं को दूर करने के साधन के रूप में साधना का उपयोग करने का इरादा रखते हुए क्रॉस लेग बैठ गया। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। एक दिन भी नहीं बीता था कि ध्यान कर रहे वान बाओले ने फिर से अपने कान के पास गधे की चीखें सुनी। बेटा। वान बाओले ने झटके से कहा। उसने हार मानकर अपनी आंखें खोलीं, लेकिन जब उसने गधे को देखा तो उसने आश्चर्य से आवाज़ निकाली, ये वास्तव में इतनी तेजी से बढ़ रहा है। वान बाओले को थोड़ा झटका लगा। गधा एक दिन पहले की तुलना में कुछ आकार बड़ा हो गया था। यह एक चूहे के आकार का था और इसे अपनी हथेली में पकड़ सकता था। अब उसे इसे दो हथेलियों से पकड़ना होगा, क्योंकि यह लगभग एक खरगोश के आकार का था। कुछ सोचने के बाद वान बाओले ने उस पर कुछ और बैग स्नैक्स फेंके। छोटा गधा खुश होकर चिल्लाने लगा और खुशी से चबाने लगा। जब वान बाओले ने उसकी चीखें सुनी तो उसने आह भरी। उसने युद्ध के जानवर को बिल्कुल भी नहीं निकाला था। उसने एक ऐसा जानवर पाल रखा था जो उसके सिर पर चढ़ने वाला था। 2 हफ्ते बीत गए। उन 2 हफ्तों के दौरान जब भी उसे भूख लगती, गधा रेंगता और खाने के बाद सो जाता। वह इतनी तेजी से बड़ा हुआ कि वान बाओले को भी हैरानी हुई। गधा अब खरगोश के आकार का नहीं रहा, बल्कि एक छोटे टट्टू जितना बड़ा हो गया था। वह पूरी तरह से काला था और उसकी बड़ी आंखें और लंबे कान उसे एक मनमोहक रूप देते थे जब तक वह रेंगता नहीं था। उसके विकास की वजह से उसकी ताकत भी बढ़ गई थी। वह आखिरकार अपने चारों पैरों पर खड़ा हो सकता था और वह पूरे दिन वान बाओले के घर में दौड़ता रहता था।
वांग बाओले ये सब स्वीकार कर सकता था। उसे जो अस्वीकार्य लगा वह था गधे की बहुत ज्यादा भूख। उसके दांत बहुत मजबूत थे और उसका पेट एक ब्लैक होल की तरह था। वह किसी भी चीज को काट सकता था और उसे पचा सकता था। उन 2 हफ्तों में उसने ली द्वारा वांग बाओले के लिए खरीदे गए सभी स्नैक्स खा लिए। उसने उसके फर्नीचर को भी चबाना शुरू कर दिया। उस अवधि के दौरान जब भी वांग बाओले अपना ध्यान समाप्त करता और अपनी आंखें खोलता तो वह देखता कि उसके फर्नीचर का एक पैर गायब है या उसके कमरे का एक दरवाज़ा गायब है। आखिरकार उसके घर का सारा फर्नीचर खाली हो गया। वांग बाओले पागल होने वाला था। उसे एहसास हुआ कि वह शायद लंबे समय तक काले गधे को नहीं पाल पाएगा। उसने गधे को घूरा क्योंकि उसने उसकी अलमारी के दरवाजे को पूरा निगल लिया था और गुस्से से चिल्लाया, ठीक है, खाते रहो। जब वह दिन आएगा जब तुम बड़े हो जाओगे और मैं तुम्हें और नहीं खिला पाऊंगा तो मैं तुम्हें भूनकर अपना भोजन बना लूंगा। छोटा गधा अलमारी के दरवाजे को चबा रहा था। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो और उसने संदेह में अपना सिर उठाया, मासूमियत से वांग बाओले को घूरते हुए। ऐसा लग रहा था कि वांग बाओले उससे उसके भोजन के लिए लड़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह घबरा गया और जल्दी जल्दी खाने लगा। कुछ कुरकुरे काटने के साथ ही उसने अलमारी का पूरा दरवाज़ा निगल लिया। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत जल्दी जल्दी खाना खाया था और लगभग उसका दम घुट गया था। ये गधा थोड़ा बेवकूफ़ लगता है। वांग बाओले ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। उसने अपने विशाल निवास को देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। अब खाने के लिए कोई नाश्ता या फर्नीचर नहीं बचा था, लेकिन गधे की भूख उसके आकार के साथ बढ़ती जा रही थी। ये और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। ये तब तक रेंगता रहता जब तक कि यह संतुष्ट न हो जाए। वांग बाओले की निराशा बढ़ती जा रही थी क्योंकि वह इसकी अंतहीन रैंक सुनता था। आखिरकार उसने टट्टू के आकार के रेंगते छोटे काले गधे को देखा और महसूस किया कि अगर वह जानवर को मार भी देता तो भी यह मुश्किल से कुछ भोजन ही दे पाता। उसे इसे पालना जारी रखना चाहिए। वांग बाओले ने यह सोचकर नाक से कुड़ी। उसने अपने खाली घर का जायजा लिया और अपने छोटे गधे को सैर के लिए बाहर ले जाने का फैसला किया। वे जाकर कुछ नाश्ता खरीदेंगे। जब वह इस मंडप से बाहर निकला तो उसने देखा कि गधा घर के दरवाजे को घूर रहा था और अपने होंठ चाट रहा था। उसे सिरदर्द होने का आभास हो रहा था। वह बता सकता था कि वह प्राणी सोच रहा था कि क्या दरवाजा खाया जा सकता है। वांग बाओले गुस्से से भर गया। उसने गधे को पकड़ लिया, छलांग लगाई और सीधे उसकी पीठ पर जा गिरा। वांग बाओले का दुबला पतला शरीर नीचे गिर गया और छोटा गधा धड़ाम से जमीन पर गिर गया। वह अपने पैरों को लात मारता रहा, जमीन को खरोंचता रहा और रोता रहा। बेटा, बेटा, तुम में बस इतनी ही ताकत है। पिछले 2 हफ्तों में तुमने मुझे घर से लगभग बाहर ही खा लिया है। तुमने मेरे सारे नाश्ते खा लिए। मैंने तुम्हें बिना किसी काम के पाला है। वांग बाओले इस बात से नाराज हो गया कि गधा कितना बेकार था। कई छात्रों ने भी यह नज़ारा देखा। उन सभी को लगा कि गधा वाकई बहुत कमज़ोर था। जिन डोजी, खास तौर पर, हर दिन उसका सबसे महत्वपूर्ण मिशन पढ़ाई या साधना नहीं था, बल्कि वांग बाओले का पीछा करना और उसकी हर हरकत पर ध्यान देना था और उसके जरिए ऐसे तरीके ढूंढना था जिससे वह वांग बाओले के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सके। अपने सामने ये नज़ारा देखकर जिन डोजी तुरंत वहां पहुंच गया। गॉडफादर, ये गधा काम नहीं करेगा। आप पहले से ही इतने दुबले हैं, लेकिन यह आपका वजन भी नहीं उठा सकता। ये बहुत ज्यादा है। गधे को घूरते हुए जिन डोजी के चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव था। उसने ये सवाल नहीं किया कि यह जानवर कहाँ से आया है। उसकी नज़र में वांग बाओले की तारीफ और प्रशंसा करने का कोई भी मौका अच्छा था। जैसे ही जिन डोजी ने अपनी चाटुकारिता जारी रखी और उनके आसपास के अन्य लोगों ने बड़बड़ाना और फुसफुसाते हुए शब्दों का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया, गधे ने घूरना शुरू कर दिया। किसी को नहीं पता था कि गधे ने उनकी बात समझी या नहीं, लेकिन उसने रेंकना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष किया। वांग बाओले ने जिन डोजी को देखा। वांग बाओले और जिन डोमिंग एक ही उम्र और पीढ़ी के थे और उसे यह अच्छा लगा कि जिन डोजी उसे अपना गॉडफादर कह रहा था। उसने प्रसन्न होकर सिर हिलाया। एक उत्साही जिन डोजी ने वांग बाओले को अपने गधे पर सवार करके दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी से बाहर निकाला। वे स्कूल से बाहर निकल गए और गधे ने यात्रा जारी रखी। वांग बाओले के वजन से उसके अंग कांप रहे थे। उन्होंने आसपास के पैदल यात्रियों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखे। उन्होंने छोटे गधे को देखा, फिर वांग बाओले को देखा। उन सभी के चेहरे पर अजीब भाव थे। तुमने वह देखा? हर कोई तुम्हें नीची नज़र से देख रहा है। वे सब सोच रहे थे, ये गधा बहुत कमज़ोर है। ऐसा लगता है कि यह एक दुबले पतले व्यक्ति का वजन भी नहीं उठा सकता। वांग बाओले ने गधे के सिर पर तमाचा मारा। उसके चेहरे पर गुस्से और निराशा के भाव थे। गधे को लगा कि वांग बाओले ने जो कहा था वह समझ गया था। वह हकलाने लगा, फिर जोर से चीखते हुए तेजी से आगे बढ़ा। वांग बाओले अभी भी उसकी पीठ पर था। वांग बाओले की आंखें चमक उठीं। बस, तुम कर सकते हो, चलो। वांग बाओले बहुत खुश था।
उसने गधे में इतना घमंड होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने गधे की खुशी से तारीफ करना शुरू कर दिया। हालांकि गधा सिर्फ आधे घंटे तक ही अपनी बढ़ी हुई रफ्तार बनाए रख सका और जल्दी ही थक गया। वे इतनी दूर भी नहीं गए थे कि वह लगातार रोता रहा और भूखा लग रहा था। जब वह फूलों की क्यारी के पास से गुजरा तो वह आगे की ओर झुका और अचानक एक काटने के साथ फूलों की क्यारी का एक हिस्सा खा गया, फूलों और घास को एक समान रूप से खा गया। क्या आपका मतलब है कि यह भी काम करता है? वान बाओले को झटका लगा। गधे को अपनी ताकत वापस मिल गई। वह वान बाओले को साथ लेकर चल रहा था और चलते चलते खा रहा था। जब वह पेड़ देखता तो उसे काट लेता, जब वह खड़ी क्रूजर को देखता तो उसे काट लेता। जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो वह सड़क के किनारे फुटपाथ में अपने दांत गड़ाकर उसका एक बड़ा टुकड़ा खा गया। ये देखकर वान बाओले पूरी तरह से अचंभित हो गया। वह घबरा गया। उसने अपना सिर घुमाया और उस सड़क को देखा जिस पर वे यात्रा कर रहे थे। गधे ने हर उस जगह अपने काटने के निशान छोड़े थे जहां से वे गुजरे थे। अलार्म की घंटियों की आवाज़ के बीच जल्द ही अनुशासन विभाग आ गया। हताश वान बाओले ने मुंह बनाया और जुर्माना भर दिया। उसने अपनी पहचान की पर्ची भी दिखाई और आखिरकार उसे बहुत समझाने के बाद रिहा कर दिया गया। वह जल्दी से गधे को वापस अकादमी ले गया। अकादमी में वापस आने के बाद गधे ने अपनी आदत जारी रखी कि वह जो भी देखता उसे खा जाता। शिक्षकों और छात्रों की उत्सुकता बढ़ती गई। जब उन्होंने देखा कि गधे ने स्कूल के सार्वजनिक चौक में खड़ी मूर्ति को काट लिया तो सभी चौंक गए। हे भगवान, उसके दांत किस चीज़ के बने हैं? ये वास्तव में उसे काटने में कामयाब रहा। शोरगुल के बीच वान बाओले का सिर और भी बड़ा हो गया। उसने गधे को पकड़ लिया और उसे जल्दी से अपने घर वापस खींच लिया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि गधा कितना बेपरवाह खाने वाला था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कुछ ऐसा था जिसे खाया जा सकता था या नहीं। जब तक वह भूखा था उसके लिए कोई भी चीज़ भोजन थी। आखिर यह जीव क्या है? जब वे अपने घर वापस आए तो वान बाओले ने गधे को अपने घर के दरवाजे की ओर दौड़ते हुए देखा। उसे उस जीव को रोकने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि वह अपने दांत गड़ा दे और दरवाजे का एक बड़ा हिस्सा काट ले। वान बाओले का सिर फिर से धड़कने लगा। दरवाज़ा धातु से बना था, लकड़ी या पत्थर से नहीं, लेकिन गधे ने निगलने से पहले कुछ बार चबाया। उसे धातु का स्वाद बहुत स्वादिष्ट लगा और उसने अपना मुंह चौड़ा करके दूसरा निवाला खाने का इरादा किया। वान बाओले घबरा गया। उसने गधे का कान मरोड़ा और उसे एक तरफ खींच लिया और गुस्से से चिल्लाने लगा, तुम बहुत आगे निकल गए हो। यह मेरा घर है। क्या तुम विद्रोह शुरू करने की कोशिश कर रहे हो? वान बाओले ने दहाड़ लगाए। ऐसा लगा कि गधे को डर लग रहा था। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। दरवाजे के जिस टुकड़े को उसने पहले काटा था उसका एक छोटा टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया और जोरदार आवाज के साथ फर्श पर गिरा। उसने अपनी आंखों में मासूमियत भरी नज़र से वान बाओले को देखा। वान बाओले ने गधे की प्रतिक्रिया देखी और उसके व्यवहार को स्वीकार किया। उसने उसे थोड़ी देर तक डांटा और फिर एक कोने में भेज दिया। उसने नाक सिकोड़ी। गधे के साथ क्या करना है, इस बारे में विचार विमर्श करते हुए वान बाओले ने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से स्नैक्स का एक बैग निकाला। वे स्नैक्स थे जो उसने विशेष रूप से अलग रखे थे। वह बस उन्हें खाने ही वाला था। उसी क्षण गधे की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चार खुर फर्श पर धंसे हुए थे और अचानक बिजली की गति से भी अधिक तेज गति से वह वान बाओले के सामने आ गया। इससे पहले कि वान बाओले कुछ प्रतिक्रिया दे पाता उसने अपना मुंह खोला और अगले ही पल उसे बंद कर दिया। उसने वान बाओले के स्नैक्स को पूरा निगल लिया। वान बाओले दंग रह गया। वह अपने खाली हाथों को घूरता रहा, चकित। फिर उसने ऊपर देखा और अपने गधे को देखा। वह चबा रहा था और उसकी आंखों में वही मासूमियत भरी नज़र थी। वह उसी पल पागल हो गया। बेवकूफ़ गधे, तुम सच में मुझ पर चढ़ने की योजना बना रहे हो? वान बाओले गुस्से से भर गया। उसे गधे को सज़ा देनी थी ताकि वह उसके बाद व्यवहार करना सीख जाए। उसने अपने मच्छरों को बुलाया। 9 साधारण मच्छर तुरंत उड़कर गधे की ओर दौड़ पड़े। वे तीर की तरह निकल पड़े और एक पल में गधे के पास पहुंच गए। उनकी भिनभिनाहट कमरे में गूंज उठी, लेकिन जैसे ही वे गधे को डंक मारने वाले थे गधे की आंखें चमक उठीं। उसने तेजी से अपना मुंह खोला और कुछ ही घूंटों में सभी 9 मच्छरों को निगल गया। उसने मुड़कर वान बाओले को प्रसन्नता भरी नज़र से देखा। वान बाओले की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चौंक गया। गधा वान बाओले के हाथों से नाश्ता छीनने में तेज था, लेकिन वान बाओले का ध्यान अपने नाश्ते पर था। उसने गधे की गति को देखा था, लेकिन उसे वास्तव में एहसास नहीं हुआ था कि वह कितना तेज था। अब उसे एहसास हुआ। इससे वह हैरान हो गया। फिर उसे याद आया कि जब उसने पहले अकादमी के बाहर गधे पर सवारी की थी तो वह बहुत तेज था। लगता है कि यह गधा पूरी तरह से बेकार नहीं है, वान बाओले ने सोचा। उसे लगा कि यह गधे की कोई स्वाभाविक प्रतिभा हो सकती है। हालांकि वह इस बात से सहज नहीं था कि गधा खुद से कितना खुश लग रहा था। अभी भी उसे सबक की ज़रूरत थी, नहीं तो गधा बेकाबू हो जाएगा।
उसने सूंघते हुए अचानक तेजी से आगे बढ़ा। गधे को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं दिया गया, इससे पहले कि वांग बाओले उसके सामने खड़ा हो और उसे मजबूती से पकड़ ले। जैसे ही गधे की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके 4 खुरों ने लात मारी और वह लगातार रेंगने लगा। वांग बाओले ने फिर से 9 मच्छरों को बुलाया। उन्होंने गधे को डंक मारना शुरू कर दिया। 1 दर्जन सूजे हुए काटने के निशानों के बाद वांग बाओले ने आखिरकार गधे पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसने देखा कि कैसे गधे ने अपनी खुजली को दूर करने की पूरी कोशिश की और असफल रहा। फिर शांत भाव से बोला, ये सिर्फ एक सबक है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, गधे ने जोर से रेंकना शुरू किया और दरवाजे की ओर भागा। वांग बाओले ने बड़ी बड़ी आंखों और खुले मुंह से देखा और उसने तेजी से पूरा दरवाज़ा चबाया और खा गया। दरवाज़ा खाने के बाद वह असंतुष्ट लग रहा था और दरवाजे के फ्रेम की ओर मुड़ा। उसने उसमें से भी कुछ काट लिया। जैसे जैसे वह खाता गया, उसके शरीर पर दर्जनों सूजे हुए काटने के निशान गायब होने लगे। वांग बाओले अविश्वास से देखता रहा क्योंकि गधा अस्तित्वहीन दरवाजे के बर्बाद फ्रेम के पास खड़ा था और वांग बाओले को आत्मसंतुष्टता से देख रहा था। उसने रेंकना शुरू कर दिया, बेटा बेटा। वांग बाओले का चेहरा काला पड़ गया जब उसने गधे की चीख सुनी। उसके चेहरे पर जो भाव थे, उसे देखकर वांग बाओले को गधे के चेहरे पर मुक्का मारने का मन हुआ। उसका चेहरा और भी खराब हो गया क्योंकि वह सोचने लगा कि क्या उसे गधे को डराने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली चालों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पता चल जाए कि मालिक कौन है। गधे को लगा कि वांग बाओले के दिमाग में हत्या का इरादा है। उसने कुछ देर के लिए चीखना बंद कर दिया और अपनी मासूम आंखों से वांग बाओले को घूरने लगा। जैसे कि उसे लगा कि यह काफ़ी नहीं है, वह अचानक मुड़ा और अपने पैरों को लात मारी, भागते हुए भाग गया और भाग निकला। अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हो? वांग बाओले और भी क्रोधित हो गया। वह तुरंत पीछा करने लगा, लेकिन गधा बहुत तेज था। भागते हुए वह जो भी सामने आता, उसे काटता रहता। उसके सामने एक पेड़ दिखाई दिया और जैसे ही गधा दौड़ता हुआ आगे बढ़ा, उसने पेड़ के तने को काट लिया और उसका एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया। जैसे ही उसने पेड़ के उस टुकड़े को निगल लिया, उसकी गति बढ़ गई जिसे उसने काटा था। ये दृश्य जल्द ही कई शिक्षकों और छात्रों ने देखा और वे सभी चौंक गए। उन्होंने बड़ी आंखों और खुले मुंह से देखा क्योंकि गधा पूरे स्कूल में भाग रहा था। जो कुछ भी उसके सामने आता, मूर्तियां या सड़क के किनारे, फूलों की क्यारियां या इमारतें, वह उसमें अपने दांत गड़ा देता। यहाँ तक कि उसने स्कूल के बेहद महंगे गेट को भी काट लिया। एक छात्र ने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से स्पिरिट स्टोन निकाला था और स्कूल में कुछ खरीदने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने स्पिरिट स्टोन निकाला, वह गायब हो गया। छात्र चकित रह गया। उसने दूर से एक छाया को भागते हुए देखा। पूरे स्कूल में अराजकता फैल गई। वांग बाओले अब अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सका और उसकी साधना भड़क उठी। उसकी शारीरिक शक्ति भी तेजी से बढ़ी, उसकी गति बढ़ गई। गधा तेज था, लेकिन उसकी साधना अभी भी वांग बाओले से बहुत पीछे थी। क्रोधित वांग बाओले ने जल्द ही गधे को पकड़ लिया और उसका लंबा कान पकड़ लिया। हालांकि गधा जानवरों के सागर से आया था। ये देखने में भले ही प्यारा लगे, लेकिन इसकी हड्डियों में एक जंगली, क्रूर स्वभाव छिपा हुआ था। अब इसे एक कोने में धकेल दिया गया था। कान पकड़े जाने पर इसकी आंखें लाल हो गईं और इसने अचानक अपना सिर घुमाया और वांग बाओले की कलाई में अपने दांत गड़ाने की कोशिश की। तुमने मुझे काटने की हिम्मत की। वांग बाओले पहले गुस्से में था, लेकिन वह गुस्से से ज्यादा निराश था। गधे को उसे काटने की कोशिश करते देख उसकी आंखों में बर्फीली चमक आ गई। उसने अचानक लात मारी, उसका पैर सीधे गधे की जांघ पर जा लगा। गधे ने जोर से दर्द से चीख मारी। वह रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वांग बाओले ने गुस्से में हमला किया था, लेकिन उसने फिर भी संयम दिखाया। उसने सूंघकर गधे का कान पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपने घर ले गया। जब वे वांग बाओले के घर पहुंचे तो गधे को दर्द नहीं हो रहा था। वह नम्र हो गया और आज्ञाकारी ढंग से जमीन पर लेट गया। जब उसने वांग बाओले को देखा तो वह उसे खुश करने के इरादे से देख रहा था। वांग बाओले ने गधे की आज्ञाकारिता देखकर अपनी सजा बंद कर दी। उसे एहसास नहीं था कि गधा सिर्फ 3 दिन तक ही अपना अच्छा व्यवहार बनाए रखेगा। 3 दिन बाद वह खुश हो गया और वांग बाओले के नए बदले गए दरवाजों को निगल गया। फिर वह स्कूल में घुस गया। वह जो कुछ भी देखता उसमें अपने दांत गड़ाता और चिल्लाता। वांग बाओले द्वारा पकड़े जाने और पिटाई किए जाने के बावजूद चक्र दोहराया जाता। अगले 3 से 5 दिनों के बाद वह फिर से होश में आ जाता और वही काम फिर से करता। इससे वांग बाओले पागल हो गया और पूरे अकादमी के शिक्षक और छात्र डर गए। शिक्षक और छात्र भी पूरे विश्वास के साथ भविष्यवाणी करते थे। डीन का युद्ध जानवर, इसे 1 महीना नहीं 2 हफ्ते दें। यह उस समय के दौरान स्कूल में मिलने वाली हर चीज़ और हर चीज़ को खा जाएगा। वांग बाओले का माथा धड़कने लगा। उसे वाकई लगा कि वह युद्ध जानवर नहीं बल्कि मुसीबत पाल रहा है। वह वाकई सोच रहा था कि उसे राक्षसी कंगन मिलना चाहिए या नहीं। हालांकि मॉन्स्टर ब्रेसलेट स्टोरेज ब्रेसलेट से अलग था। यह एक महंगी कीमत वाली लग्जरी वस्तु थी।
इसकी कीमत के बारे में सोचकर वांग बाओले को भी दर्द हुआ। यहाँ तक कि इथरियल डाउ कॉलेज के बीस्ट टाइमिंग पवेलियन के छात्रों ने भी अपने वॉर बीस्ट को पिछवाड़े में पाला और उन्हें खुलेआम घूमने दिया, क्योंकि बहुत कम लोग मॉन्स्टर ब्रेसलेट खरीद सकते थे। इस गधे की वजह से उसे जो परेशानी हो रही थी, उसे देखते हुए वांग बाओले को लगा कि उसे इस पर और पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। यह मुश्किल से 1 महीने पहले ही अंडे से निकला था। इसने जितना खाना खाया था उसे मिलाकर वांग बाओले को जो जुर्माना और आर्थिक मुआवजा देना पड़ा, उससे 5वीं श्रेणी के एक अनमोल खजाने के निर्माण के लिए पैसे मिल सकते थे। मैं इसे वहन नहीं कर सकता। वांग बाओले अपनी कुंठाओं में उबल रहा था। उसने इसे मारने के बारे में सोचा, लेकिन गधा वास्तव में एक दुर्लभ जानवर था। वह उलझन में था। उसने आह भरी और अपने घर के दरवाजे और गधे को घूरता रहा जो लगातार फ्रेम को कुतर रहा था, जैसे कि उसे उस निर्जीव वस्तु से कोई दुश्मनी हो। वांग बाओले ने अपने जीवन में पहली बार असहायता का एहसास किया। सच तो ये था कि गधे की याददाश्त एक सुनहरी मछली की तरह थी। चाहे आप इसे कितनी भी जोर से मारें, ये कुछ दिनों बाद अपने मूल स्वभाव में वापस आ जाता था। जैसे ही वांग बाओले असहाय स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहा था, जिन ड्रोमिंग का प्रसारण स्वर्ग से एक उपहार की तरह आया। वांग बाओले की वॉयस ट्रांसमिशन रिंग से उसकी आवाज़ गूंजी। बाओले, मैंने सुना है कि तुम्हारे हाथ एक दुर्लभ जानवर लगा है। मैंने सुना है कि यह बहुत तेज़ है और इसमें काफ़ी खासियत है। क्यों न इसे बाहर लाकर मैं इसे देखूं? अगर हम दोनों को ये ठीक लगे तो तुम सिर्फ इसकी कीमत बताओ और मैं इसे खरीद लूँगा। वांग बाओले को इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि जिन ड्रोमिंग को गधे के बारे में पता था। गधे की खबर पूरे स्कूल में फैल गई थी, हाल ही में उसके इधर उधर उछलने कूदने और बंदरबाजी करने की वजह से। यह उम्मीद की जा रही थी कि जिन ड्रोमिंग को इसके बारे में पता चल गया होगा। जैसे ही जिन ड्रोमिंग ने गधे को खरीदने का विचार रखा, वांग बाओले की आंखें चमक उठीं। उसने मुड़कर गधे को देखा जो अभी भी दरवाजे के फ्रेम को कुतर रहा था, और उसकी आंखों की रोशनी और भी तेज हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिन ड्रोमिंग गधे में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बढ़िया, मैं गधे को 7वीं कक्षा के धार्मिक आयुध के बदले में दे दूंगा। नहीं, 8वीं कक्षा का धार्मिक आयुध। वांग बाओले इस विचार से उत्साहित हो गए। जब उन्होंने गधे की ओर देखा तो उनकी आंखें अब पहले जैसी कठोर नहीं थीं। इसके बजाय कठोर निगाह की जगह एक सौम्य नज़र ने ले ली थी। उनके अचानक घूरने से गधे को डर लगा। वह स्तब्ध रह गया और कुछ देर के लिए गेट को चबाना बंद कर दिया। उसके मुंह में रखा लकड़ी का टुकड़ा बाहर गिर गया और वह तुरंत फर्श पर लेट गया और मासूम आंखों से वांग बाओले को घूरने लगा। डरो मत बच्चे। वांग बाओले की आवाज़ नर्म और कोमल थी। वह उत्सुकता से आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ के लहजे ने गधे की सांस को तेज कर दिया। उसने अचानक अपने चारों पैर फड़फड़ाए और भागने लगा, लेकिन वांग बाओले को उसकी बेहिसाब गति की आदत हो गई थी। वह गधे से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। तुम किस लिए भाग रहे हो? चलो, तुम्हें नहलाते हैं। अगर हम तुम्हें बेचने जा रहे हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम अपने नए मालिक के लिए अच्छे दिख। वांग बाओले ने उत्साह से कहा। उसने गधे की लगातार लातों को अनदेखा किया और उसे शौव में ले गया, जबकि वह अपनी सांसों में एक खुशनुमा धुन गुनगुना रहा था। उसे यह बिल्कुल भी परेशानी भरा नहीं लगा, क्योंकि वह कांपते हुए गधे के फर को रगड़ रहा था। उसने एक जादू भी किया और गधे को ब्लो ड्राई भी किया। यही बात खत्म नहीं हुई। कुछ सोचने के बाद वांग बाओले ने अपने 3 ऑफिस असिस्टेंट से कुछ परफ्यूम लाने को कहा। अपनी महिला असिस्टेंट की अजीब निगाहों और गधे की आंखों में डर के भाव के बीच वांग बाओले ने गधे पर परफ्यूम की एक धुंध छिड़की। उसने बड़ी संतुष्टि के साथ रस्सी की एक लंबी लंबाई निकाली और उसे गधे के गले में बांध दिया। फिर वह उसे बाहर ले गया। बेटा, रास्ते में गधा रोता रहा, उसकी आंखों में डर बढ़ता जा रहा था। चिंता मत करो, हम तुम्हें कसाई के पास नहीं भेज रहे हैं। वांग बाओले ने पीछे मुड़कर गधे को देखा और मुस्कुराया। उसने गधे के सिर पर थपथपाया। उसकी आंखों में कोमल भाव देखकर गधा डर गया, जिससे वह और भी जोर से चीखने लगा। बेटा, 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 वह रोता रहा। उसका नितंब जमीन पर मजबूती से गिर गया और वह 1 इंच भी हिलने से इनकार कर दिया। उसने अपने दांत भी दिखाए, मानो रस्सी को काटकर खाने के परिणामों का वजन कर रहा हो। अगर तुमने रस्सी तोड़कर भागने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पहला हिजड़ा गधा बना दूंगा। वांग बाओले ने शांत भाव से कहा। उसके सहज रूप से कहे गए शब्दों ने गधे के शरीर में सिहरन पैदा कर दी। वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, फिर अपनी आंखों में दुख और विरोध के साथ वांग बाओले को घूरने लगा। वांग बाओले को बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि गधा समझ गया है कि वह क्या कह रहा है, लेकिन वह बहुत ही अनियंत्रित और भुलक्कड़ था। उसने सोचा कि जानवर के बदले में 8वीं कक्षा का धार्मिक हथियार उचित होगा। इस विचार से उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। वह गधे को लेकर जिन ड्रोमिंग के निवास की ओर दौड़ा। वे फायर स्पिरिट अकादमी के बजाय जिन ड्रोमिंग के मार्टियन निवास पर मिलने के लिए सहमत हुए थे, हालांकि यह भी जोन 12 में स्थित था। वांग बाओले जल्द ही अपने गधे के साथ आ गया। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा, उसने अपने सामने एक 3 मंजिला मंडप देखा।
उसे पता था कि वह प्राइम मार्टियन एस्टेट में पहुंच गया है। 3 मंजिला मंडप ने जिस भूमि क्षेत्र को घेर रखा था वह इतना विशाल था कि इसका उपयोग होटल बनाने के लिए किया जा सकता था। अमीर लोग। वान बाओले के अंदर उत्साह की लहर दौड़ गई। जब वह गेट पर पहुंचा तो उसने तुरंत जिन डोमिंग को एक संदेश भेजा। दरवाजे जल्द ही खुल गए और 3 सुंदर महिला नौकरानियों ने वान बाओले का स्वागत किया। उन्होंने उसे व्यक्तिगत रूप से एक कमरे में पहुंचाया, फिर वहां से चली गईं। वान बाओले ने गधे को बांधने वाली रस्सी को पकड़ा और निवास के पहली मंजिल के रहने वाले क्षेत्र में खड़ा हो गया। उसकी और गधे की सांसें तेज हो गईं। वे अपने आसपास के माहौल को देखकर चौंक गए। लिविंग रूम की फिजूल खर्ची और भव्यता अकल्पनीय ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी। स्पिरिट वुड से बनी लंबी गोलाकार अलमारियां उनके चारों ओर थीं। अलमारियों पर कई गोलियां थीं और उनमें से किसी एक की कीमत बहुत ज्यादा थी। उन्हें साफ गोलियों की बोतलों में सुरक्षित रखा गया था और प्रत्येक बोतल पर एक स्पॉटलाइट चमक रही थी जिससे एक सुगंधित हर्बल खुशबू आ रही थी। अनगिनत अनमोल खजाने सजावटी वस्तुओं के रूप में दीवारों पर भी लटके हुए थे। सोफा, टेबल और कुर्सियां, साथ ही अन्य फर्नीचर सभी स्पिरिट स्टोन से बने थे। यहाँ तक कि लकड़ी से बने कुछ आइटम भी दुर्लभ खजाने की तरह लग रहे थे, जिनकी कीमत निश्चित रूप से बहुत ज्यादा थी। पर्दे स्पिरिट थ्रेड से बुने गए थे और लाइट पॉलिश स्पिरिट स्टोन से बनी थीं और वे एक सुखदायक नर्म रोशनी दे रही थीं। इसके अलावा मजबूत स्पिरिट क्यू कमरे में व्याप्त थी। वान बाओले दंग रह गए, जैसा कि गधा भी था। वान बाओले ने बिना पलक झपकाए अनमोल खजाने और गोलियों को देखा, जबकि गधा सोफे और फर्नीचर को देख रहा था। उसने अपना सिर नीचे किया और वान बाओले की जानकारी के बिना चुपके से उन्हें सूंघने लगा। उसकी आंखें चमकने लगीं और वह अपने होठों को चाटने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसने आज वान बाओले के अजीब व्यवहार पर विचार किया और जोखिम न लेने का फैसला किया। उसने फर्नीचर को कुतरने की अपनी इच्छा को नियंत्रित किया। थोड़ी देर में, जैसे ही गधा अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सका, दूसरी मंजिल से हंसी की आवाज़ आई। जिन डोमिंग सीढ़ियों के ऊपर दिखाई दिए और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। भाई बाओले, मेरे विनम्र निवास में आपका स्वागत है। ये थोड़ा सा सादा है। मैं आखिरकार मंगल ग्रह पर ही आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत शर्मनाक नहीं लगेगा। वान बाओले ने अपना गला साफ किया और अपनी बाहों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन ये देखने के बाद कि गधे ने चाट चाट कर फर्नीचर के पैरों को गीला कर दिया था, जिससे फर्श पर उसकी लार की एक पोखर बन गई थी, उसके दिल में किसी से बेहतर की उम्मीद करने की भावना पैदा हुई। जब जिन डोमिंग दूसरी मंजिल से नीचे उतर रहे थे तो वान बाओले ने गधे को लात मारी, जबकि जिन डोमिंग ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर उसने अपना सिर उठाया और जिन डोमिंग की ओर देखा, मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, ये वास्तव में थोड़ा जर्जर है, वान बाओले ने स्वीकृति देते हुए कहा। जिस गधे को उसने अभी अभी लात मारी थी उसने तुरंत अपने कान सीधे किए, मासूमियत से वान बाओले की ओर देखा। उसकी आंखें अनियंत्रित रूप से बगल की मेज की ओर चली गईं। गधे के व्यवहार को देखकर वान बाओले अवाक रह गया, क्योंकि उसने सोचा कि यह कितना बेवकूफ़ है। अगर वह भविष्य में गधे को सार्वजनिक रूप से बाहर ले आया तो यह निश्चित रूप से उसके लिए शर्मिंदगी की बात होगी। हालांकि यह विचार करने के बाद कि जिन डोमिंग इसे खरीदने के बारे में सोच रहे थे, वान बाओले को राहत मिली। जब उसने जिन डोमिंग की ओर देखा तो उसकी मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ गई। अभी जिन डोमिंग आ रहा था। वान बाओले की बातें सुनकर उसने अपनी बाहें ऊपर उठाईं। वह पहले विनम्र था। वास्तव में उसने इस हवेली में हर चीज़ के लिए बहुत सोच विचार और मेहनत की थी। इसे डिज़ाइन करने की लागत आश्चर्यजनक थी और यह विशेष रूप से सोफे के लिए थी जो उसका पसंदीदा था। वह बेहद परेशान था, लेकिन वान बाओले के बारे में अपनी समझ के आधार पर वह जानता था कि वान बाओले एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ वह समझदारी से बात नहीं कर सकता था। हालांकि वह अभी भी वान बाओले को शिक्षित करना चाहता था और इसलिए उसने मुस्कुराते हुए सोफे की ओर इशारा किया। वास्तव में वे कुछ भी प्रभावशाली नहीं हैं। हालांकि ये सोफा संकीर्ण रूप से कट जाना चाहिए। यह एक कोर फॉर्मेशन बीस्ट किंग की त्वचा से बना है और कई वर्षों से कोर फॉर्मेशन साधकों के आत्मारक द्वारा पोषित है। इसका इंटीरियर लकड़ी से नहीं बल्कि बीस्ट किंग की हड्डियों से बना है। इसलिए इस सोफे को बीस्ट किंग का अवतार माना जा सकता है। इस पर बैठकर साधना करने से आधे प्रयास में ही काम हो जाता है। इसका एक सरल वर्णन देने के बाद जिन डोमिंग मुस्कुराए जब उन्होंने देखा कि वान बाओले हॉन्फ रहे हैं। उन्होंने अपने घर के बारे में बात करना बंद कर दिया। इसके बजाय उनकी नज़र वान बाओले के बगल में गधे पर पड़ी। इसे देखते ही जिन डोमिंग की आंखें चमक उठीं। गधा वाकई बहुत अच्छा लग रहा था, खासकर जब वान बाओले ने इसे साफ सुथरा कर दिया था, जैसे कि इसे पैक करने की कोशिश कर रहे हों। इसका काला फर चमक रहा था और इसके सीधे सीधे कान इसे कमजोर दिखा रहे थे, जबकि इसकी चौड़ी आंखें दुनिया के प्रति मासूमियत और जिज्ञासा का भाव प्रकट कर रही थीं। इसने गधे को दोगुना आकर्षक बना दिया।
इसलिए इसे देखते ही जिन डोमिंग ने निष्कर्ष निकाला कि छोटा गधा निश्चित रूप से एक असाधारण प्राणी था। उसके दिल में स्नेह की भावनाएं इतनी बढ़ गईं कि उसने भौहें सिकोड़ लीं और वांग बाओले की ओर देखा जब उसने देखा कि भ्रमित दिखने वाले गधे को एक मोटी रस्सी से बांधा जा रहा था। साथ ही दाऊवादी वांग, तुमने इस प्राणी को क्यों बांधा? जल्दी से इसे ढीला करो क्योंकि तुम पहले से ही यहाँ हो। ये प्राणी कुछ आध्यात्मिकता को आश्रय देता है और अपेक्षाकृत युवा दिखता है। यदि आप इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो यह मनुष्यों को दुश्मन मान सकता है। इसके अलावा इस उम्र में प्राणी अपने मालिकों की नकल करना पसंद करते हैं। ऐसा लगता है कि आप इस प्राणी के लिए उपयुक्त मालिक नहीं हैं। जिन डोमिंग थोड़ा दुखी था। आखिरकार उसके लिए ये स्पष्ट था कि वांग बाओले गधे के साथ बुरा व्यवहार कर रहा था। उन शब्दों को सुनकर वांग बाओले को तुरंत अपने भीतर कुछ गुस्सा महसूस होने लगा। हालांकि खुद को याद दिलाने के बाद कि जिन डोमिंग एक टाइकून था, उसने महसूस किया कि एक अमीर टाइकून के साथ शिकायत रखना अनावश्यक था जिसके साथ वह व्यापार करने जा रहा था। एक जिम्मेदार विक्रेता के रूप में अपने सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उसने जिन डोमिंग को एक अनुस्मारक दिया। मुझे पहले ये कहने दो, ये गधा एक पेटू है। अगर यह इसे छोड़ने के बाद यहाँ कुछ भी खाता है तो यह मेरी चिंता नहीं है। वांग बाओले को लगा कि उसे पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर देना चाहिए। अन्यथा अगर जिन डोमिंग ने उनसे किसी भी नुकसान की भरपाई करने की मांग की तो वह इसे वहन नहीं कर पाएंगे। वांग बाओले की बातें सुनकर जिन डोमिंग हंस पड़े। उन्होंने अपनी आंखों में अहंकार के भाव के साथ शांति से बात की। ये सिर्फ कुछ खाना है न? मेरे पास, जिन डोमिंग के पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास ढेर सारी गोलियां और खाना है। अगर यह इसे खाना चाहता है तो इसे खाने दो। सब मुझसे वसूल कर लो। इसके अलावा मैंने तय कर लिया है कि मुझे ये जीव चाहिए। चलो बाद में कीमत पर बातचीत करते हैं। चिंता मत करो, मैं, जिन डोमिंग, कभी भी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा जब मैं कहता हूं कि मैं कुछ खरीदना चाहता हूं। जहां तक कीमत की बात है, आप निश्चित रूप से इससे संतुष्ट होंगे। जैसे ही जिन डोमिंग ने बात की, उनकी नज़र गधे पर टिकी रही। जितना अधिक वह उसे देखता उतना ही वह उससे प्यार करता। जिन डोमिंग की बात सुनकर वांग बाओले को राहत महसूस हुई। उसने गधे के चारों ओर बंधी रस्सियों को जल्दी से हटाया और उसके सिर को कई बार थपथपाने के बाद प्रसन्नता से बोला, ठीक है, अब से ये तुम्हारा नया घर है। गधा, जो रस्सियों से ढीला हो गया था, थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। उसने वांग बाओले को देखा, फिर जिन डोमिंग को, चेहरे पर डर के भाव के साथ कुछ कदम पीछे हटते हुए। जब जिन डोमिंग ने उसकी प्रतिक्रिया देखी तो उसे अपने दिल में दर्द महसूस हुआ और फिर उसने दुखी होकर वांग बाओले को देखा। वांग बाओले ने अपना गला साफ किया और गधे की बिक्री कीमत पर जिन डोमिंग से चर्चा करने ही वाला था कि गधे की आंखें अचानक चमक उठीं जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। वह अचानक साहसी हो गया, उसकी आंखें चमक उठीं और वह पीछे हट गया और एक प्राचीन शेल्फ पर रखी गोली के पास पहुंचा। उसने अपना मुंह खोला, तुरंत अपने दांतों से गोली के सुरक्षात्मक आवरण को तोड़ दिया और फिर उसे पूरा निगल लिया, साथ ही गोली की बोतल भी। ये सब देखकर वांग बाओले ने गधे को डांटना चाहा, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही जिन डोमिंग, जो बगल में खड़ा था, ने छोटे गधे की तारीफ करना शुरू कर दिया। ये छोटा सा जीव कितना प्रभावशाली है। यह इतनी तेजी से चलता है और सुरक्षा कवच की परवाह नहीं करता। जाओ, यहाँ जो चाहो खाओ। जिन डोमिंग ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे अभी अभी कोई खजाना मिल गया हो। उसने प्राचीन शेल्फ के सभी सुरक्षा कवच हटा दिए, जिससे सभी गोलियों की बोतलें बाहर आ गईं। गधा गोलियों को देखकर और फिर जिन डोमिंग को देखकर अविश्वास में लग रहा था। वह जोर से सांस ले रहा था। जन्म से ही उसकी याददाश्त में हर बार जब वह कुछ खाता था तो उसे पीटा जाता था। हालांकि यह एकमात्र अपवाद था जहां वह अपनी मर्जी से कुछ भी खा सकता था। इससे गधा बहुत उत्तेजित हो गया। वह शेल्फ की ओर भागा। जोर से कुड़कुड़ाते हुए उसने एक और गोली की बोतल निगल ली। वांग बाओले ने यह देखकर जिन डोमिंग को याद दिलाने का फैसला किया कि क्या हो रहा है। ये सचमुच खा सकता है। जिन डोमिंग ने सुनते हुए अपना सिर झुकाया और वांग बाओले को देखा, अहंकार से मुस्कुराते हुए। तो इसे खाने दो। इस टाइकून के मुंह से निकलते शब्दों को सुनकर वांग बाओले की सांस फूलने लगी। किसी अज्ञात कारण से जब उसने गधे को गोली की बोतलें चबाते हुए देखा तो वह चिंतित हो गया। जिन डोमिंग के प्रोत्साहन के साथ और यह महसूस करने पर कि पहली बार वांग बाओले उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहा था, गधा बेहद उत्साहित हो गया। वह खुशी से चिल्लाया, उसकी चीखें सभी दिशाओं में गूंज रही थीं। अपनी खुशी में उसने गति पकड़ी और जिन डोमिंग की हवेली की पहली मंजिल पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। उसने सभी गोलियों की बोतलें निगल लीं। गधे ने दीवार पर लटके धर्मिक खजाने को भी नहीं छोड़ा। कुछ मुंह भरने के बाद स्वाद को स्वीकार्य पाकर उसने धर्मिक खजाने के कुछ टुकड़े निगल लिए। हालांकि ये चीज़ें उसकी नहीं थीं, फिर भी वांग बाओले को देखकर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने जल्दी से कहा, जिन डोमिंग, हमारे बीच एक समझौता है।
तुम ये गधा चाहते थे, इसलिए बाद में पछताना मत। जिन डोमिंग, जो गधे को अपने दांतों से चौथी श्रेणी के अनमोल खजाने को फाड़ते और खाते हुए देखकर सुखद आश्चर्यचकित था, ने बस उसे दूर कर दिया। शांत रहो, क्या मैं गधे के बदले तुम्हें एक धार्मिक आयुध दूंगा। जिन डोमिंग की बातें सुनकर वांग बाओले को राहत महसूस हुई। उसने मन ही मन सोचा कि उसे इस सौदे में सोना मिल गया है। उसी समय जिन डोमिंग, जिसकी पीठ वांग बाओले की ओर थी, की आंखों में भी खुशी के भाव थे, क्योंकि वह सोच रहा था कि यह सौदा उसके लिए कितना फायदेमंद था। वांग बाओले हमेशा से ही तेज रहा है, हालांकि इस बार भी उसे नुकसान हुआ। ये ज्ञान की शक्ति को दर्शाता है। वास्तव में उसने सुना था कि कैसे गधा दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी में रहते हुए अपनी नज़र में आने वाली हर चीज़ खा जाता था। हालांकि उसने इसे कोई मुद्दा नहीं माना, क्योंकि उसे लगा कि यह कोई असामान्य बात नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि त्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन द्वारा प्राप्त समाचार के अनुसार युवा क्रूर जानवर, विशेष रूप से जो अभी अभी पैदा हुए हैं, अपनी पहली साधना अवधि से गुजर रहे होंगे। वह स्पष्ट था कि इस महत्वपूर्ण चरण में युवा जानवरों को बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों और स्पिरिट क्यूई की आवश्यकता होगी। जितना अधिक वे लेते हैं, उतनी ही उच्च साधना अवधि के दौरान वे पहुंच सकते हैं। हालांकि इसकी भी एक सीमा थी। एक बार जानवर तृप्त हो जाने के बाद वह खाना जारी नहीं रखता था। उस विचार के साथ जिन डोमिंग की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। गधा एक बवंडर की तरह था, प्राचीन शेल्फ पर सभी गोलियां खा रहा था, और यहां तक कि फर्नीचर को चाटना भी शुरू कर दिया था जैसे कि वह भूखा हो। जिन डोमिंग ने अपना हाथ हिलाया और उसके दाहिनी ओर की दीवार जमीन में धंस गई, जिससे एक बड़ा भंडारण कक्ष दिखाई दिया, जहां गोलियों की बोतलें और नुमिनस ट्रेजर के टुकड़े ढेर में रखे हुए थे। वांग बाओले का जबड़ा खुला रह गया। गधा खुशी से चिल्लाया और तुरंत भंडारण कक्ष में भाग गया, जैसे कि कल नहीं होगा। जिन डोमिंग ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके अहंकार से कहा, यहाँ और भी हैं। दरअसल मैं ये भी जानना चाहता हूं कि यह गधा कितना खा सकता है। गधे को खुशी से चिल्लाते हुए देखकर, जो जगह को तहस नहस कर रहा था, वांग बाओले ने कई बार पलकें झपकाईं। उसे आभास हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है और उसने अपना गला साफ किया। भाई जिन, गधे की चिंता मत करो, क्यों न हम इसके लिए कीमत पर बातचीत करें। जिन डोमिंग ने ये शब्द सुनकर हंस दिया। उसने संतोष और स्नेह से गधे को देखा, फिर वांग बाओले के साथ दूसरी मंजिल पर चला गया। वे वहां बैठे कीमत पर चर्चा कर रहे थे। वांग बाओले ने प्रतीकात्मक रूप से कीमत पर बातचीत की, लेकिन अंततः इसे 7वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध के रूप में तय किया, साथ ही कुछ खेती की सामग्री भी। दोनों पक्ष संतुष्ट थे और सौदा पक्का करने ही वाले थे कि अचानक पहली मंजिल से एक जोरदार धमाका हुआ। उसी समय कुछ पहरेदार और महिला नौकरानियां अविश्वास में चिल्लाते हुए अंदर आ गईं। हे भगवान, यहाँ क्या हुआ? क्या कोई चोर था? नीचे की ओर जोरदार धमाके और शोरगुल से वांग बाओले का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और इससे पहले कि वह जिन डोमिंग को लेन देन पूरा करने के लिए दौड़ा पाता, जिन डोमिंग पहले ही हैरान होकर पहली मंजिल की ओर बढ़ चुका था। यह अंत है। वांग बाओले ने अपने माथे पर थपकी दी और एक लंबी सांस छोड़ते हुए जल्दी से जिन डोमिंग के पीछे चला गया। स्थिति को कैसे बचाया जाए, इस बारे में उसके दिमाग में विचार घूम रहे थे, लेकिन जब वे पहली मंजिल पर पहुंचे तो वांग बाओले ने बहुत गहरी सांस ली और महसूस किया कि किसी भी तरह का मुआवजा बेकार होगा। पूरी पहली मंजिल बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने छोड़ी थी। भंडारण कक्ष पूरी तरह से खाली था। न केवल गोलियां और अनमोल खजाने गायब थे, बल्कि रैक भी गायब हो गए थे। जमीन में एक लंबी चौड़ी खाई भी थी जहां पहले दीवार गिरी थी। अभी उस जगह पर कोई दीवार नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि उसे जबरदस्ती खोदा गया था। उसी समय आसपास की अन्य दीवारें ढह गई थीं। जो अन्य भंडारण कक्ष सामने आए थे, वे तबाह हो गए थे और पूरी तरह से खाली थे। अगर ऐसा होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। हालांकि पहली मंजिल पर बड़े हॉल में दीवारों पर लटके हुए अनमोल खजाने गायब हो गए थे। स्पिरिट थ्रेड का उपयोग करके बुना गया पर्दा गायब हो गया था और स्पिरिट स्टोन से बना केवल आधा दीपक बचा था, जिस पर स्पष्ट संकेत थे कि इसे चबाया गया था। फर्नीचर भी बिखरा हुआ था और असंख्य टुकड़ों में टूट गया था। प्राचीन अलमारियां भी तबाही से बच नहीं पाईं और सभी टुकड़ों में फर्श पर गिर गईं। कालीन, साथ ही फर्श के कुछ हिस्से भी क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिन पर अनगिनत दांतों के निशान थे। पूरी पहली मंजिल का एकमात्र हिस्सा जो अब बरकरार लग रहा था, वह जिन डोमिंग का पसंदीदा सोफा था। अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखकर वांग बाओले को सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने जिन डोमिंग को देखा। जिन डोमिंग जो कुछ भी हुआ था उस पर अचंभित और अविश्वसनीय था। पहली बार उसकी आंखों में घबराहट की झलक दिखाई दी, लेकिन जब उसने स्पष्ट रूप से देखा कि उसका कीमती सोफा अभी भी बरकरार है, तो उसने एक गहरी सांस ली और जोर से मुस्कुराया। भगवान का शुक्र है। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सोफे का चमड़ा धंस गया, मानो अंदर से कोई उसे चबा रहा हो। किसी चीज के फटने की तीखी आवाजें सुनाई दी और तुरंत एक छेद दिखाई दिया और गधे का सिर अंदर से निकल आया।
उसने वांग बाओले की अनदेखी की और जिन डोमिंग को देखते ही वह खुशी से चिल्ला उठा। बेटा, बेटा! वे चीखें बहुत तेज और ऊर्जावान थीं। उसी समय गधे ने अपनी साधना में एक सफलता हासिल की थी। पहले स्तर से सच्ची सांस के दायरे के दूसरे स्तर पर आगे बढ़ रहा था। उसका फर चमक रहा था और वह और भी प्रभावशाली लग रहा था। जिन डोमिंग एक बार फिर से धुंधलेपन में डूब गया। उसका शरीर कांप उठा, उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वांग बाओले ने जिन डोमिंग की ओर देखा, उसे मनाने की कोशिश करने से पहले एक गहरी सांस ली। भाई जिन, जल्दबाजी मत करो। क्या तुमने अभी नहीं कहा? ये बस कुछ खाना खा रहा है। इसे पकड़ो। वांग बाओले के अपनी बात पूरी करने से पहले ही जिन डोमिंग गुस्से में उछल पड़े और गुस्से से चिल्लाने लगे। जिन डोमिंग के आसपास के पहरेदार और नौकर तुरंत गधे की ओर दौड़े। गधा, जो स्पष्ट रूप से भयभीत था, मुड़ा और जल्दी से सोफे में दब गया। चटकने की आवाज़ें तुरंत पहले जैसी गूंज उठीं। जिन डोमिंग बेहद हैरान थे और जैसे ही वे व्यक्तिगत रूप से गधे की ओर बढ़े, एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। सोफे की संरचना तुरंत टूट गई। तब तक गधा पहले ही भाग चुका था। इसकी गति पहले से ही तेज थी और अब जब इसने अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर ली है तो यह और भी तेज हो गया है। ऐसा भी लग रहा था कि उसने स्थिति को गलत तरीके से समझा था कि दूसरे उसका भोजन छीन रहे हैं। इसलिए भागते समय वह रास्ते में जो कुछ भी देखता था उसे खाते हुए जल्दी से भाग गया। आसपास बिखरे फर्नीचर को भी चबा गया, आधा दीपक भी खा गया और यहाँ तक कि सोफा भी उसने फिर से चबा लिया। बस इतना ही नहीं, ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के दूसरे स्तर पर आगे बढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि वह एक असाधारण क्षमता से लैस है। एक तेज मोड़ के साथ ये जिन डोमिंग और कंपनी से बचने में कामयाब रहा क्योंकि ये दूसरे स्तर की ओर भाग गया। ये देखकर कि गधा दूसरी मंजिल पर चला गया है, जिन डोमिंग और भी निराश और चिंतित हो गया और चिल्लाते हुए बाहर निकल गया। वांग बाओले असहाय होकर गधे का पीछा कर रहे लोगों की भीड़ को दूसरी मंजिल पर देख रहा था। थोड़ी देर में दूसरी मंजिल से जमीन पर गिरने और टूटने की आवाज़ें आने लगीं, साथ ही गधे की चीखें भी सुनाई देने लगीं। बेटा, बेटा! जो कुछ हो रहा था उसे देखकर वांग बाओले ने निराशा में अपने माथे पर थप्पड़ मारा। वह जानता था कि यह बहुत संभव है कि लेन देन रद्द हो जाए और यह सच्चाई से बहुत दूर नहीं था। भले ही गधा तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन फिर भी वह फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधकों की तुलना में फीका पड़ गया जो उसके पीछे थे और उन्होंने अंततः उसे पकड़ लिया। इसलिए कुछ मिनट बाद जिन डोमिंग की हवेली के मुख्य द्वार पर और अधिक विशेष रूप से टूटे और चबाए गए मुख्य द्वार पर वांग बाओले और गधे को गार्ड की चौकस निगाहों के सामने बाहर फेंका जा रहा था। हर पहरेदार शत्रुतापूर्ण दिख रहा था। गधे को देखते हुए उनकी आंखें सतर्कता से भरी हुई थीं। वांग बाओले इस स्थिति से बेहद निराश हो गया और हवेली के टूटे हुए मुख्य द्वार के पास खड़े पहरेदारों पर नजर डालने के बाद उसने अजीब तरह से जिन डोमिंग को देखा और जोर से चिल्लाया। भाई जिन, भले ही यह गधा अनियंत्रित है, यह एक कीमती प्राणी है। आप पुनर्विचार क्यों नहीं करते, क्योंकि आपने दृढ़ता से कहा है कि आप इसे अभी चाहते थे। वांग बाओले क्रोधित था। वांग बाओले की बातें सुनकर जिन डोमिंग का चेहरा सिकुड़ गया। उसे लगा कि वह पागल हो गया होगा या अभी अभी बुरी आत्माओं ने उसे गधे में दिलचस्पी दिखाई होगी। भले ही गधे के दांत प्रभावशाली थे, लेकिन उसकी भूख चौंकाने वाली थी, जिसने तबाही मचाने की उसकी क्षमताओं को और भी आश्चर्यजनक बना दिया। सोफे, प्राचीन अलमारियों, गोलियों और अनमोल खजानों का कुल मूल्य 7वीं कक्षा के धार्मिक हथियारों के बराबर था। आखिरकार सोफा पूरे संघ में बचे कुछ सोफा में से एक था और बेहद महंगा था। इसे पृथ्वी से आयात किया गया था और छोटे गधे द्वारा निगले जाने के बाद इसने उसे केवल ट्रू ब्रीथ स्टेज के पहले से दूसरे स्तर तक आगे बढ़ने की अनुमति दी। ये ध्यान में रखना चाहिए कि गधे का विकास अभी भी हो रहा था, इसलिए ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि गधा हीन क्षमता का प्राणी था। जिन डोमिंग ने सोचा कि अगर पृथ्वी से एक साधारण सुअर भी उन सभी संसाधनों का उपभोग करता है तो वह शायद पहले से ही ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के तीसरे या चौथे स्तर पर पहुंच गया होगा। उस विचार के साथ जिन डोमिंग ने एक घोषणा की, उसका चेहरा कोयले की तरह काला हो गया। मैं अपने वचन से पीछे हट रहा हूं और मुझे अब यह नहीं चाहिए। क्या आपने नहीं कहा था कि आप, जिन डोमिंग, अपने शब्दों पर कभी पछतावा नहीं करेंगे? इस बारे में क्या? मुझे अब वे संसाधन नहीं चाहिए। मुझे बस 7वीं श्रेणी का धार्मिक आयुध चाहिए। वांग बाओले क्रोधित हो गया और उसने मोल तोल करने की कोशिश की। ये देखकर कि वांग बाओले ने नरमी नहीं दिखाई, जिन डोमिंग परेशान हो गया। अगर कोई और होता तो वह अभी भी अनुचित व्यवहार करने की कोशिश कर सकता था। हालांकि वह वांग बाओले के बुरे स्वभाव को अच्छी तरह से समझता था और अब उसने वांग बाओले को समझाने की कोशिश करते हुए एक लंबी सांस छोड़ी। भाई बाओले, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे वास्तव में अब यह नहीं चाहिए और मैं गलत था। अगर मैं ये गधा खरीदता तो यह मुझे गरीब बनाकर खा जाता। वांग बाओले समझ सकता था। उसने आह भरी और कुछ कहने की कोशिश की। क्यों न मैं गधे को पहले तुम्हारे पास छोड़ दूं?
तुम मुझे भविष्य में 7वीं श्रेणी का धार्मिक आयुध दे सकते हो। सर बोले, कृपया इस बारे में मजाक न करें। जल्दी से चले जाओ कृपया। भले ही तुम इसे मुझे मुफ्त में दो, मैं इसे नहीं चाहता, क्यों न मैं तुम्हें कुछ गोलियां दे दूं। जिन डोमिंग ने जल्दी से बात की, फिर अपने दांत पीसते हुए और एक स्टोरेज बैग बाहर फेंक दिया। वहां कोई धार्मिक हथियार नहीं थे, लेकिन कम से कम कुछ खेती की सामग्री थी। स्टोरेज बैग को पकड़ने के बाद वान बाओले ने देखा कि जिन डोमिंग उसकी आंखों के सामने बिजली की गति से गायब हो गया और पहरेदार इस तरह से खड़े थे जैसे कि वे दुश्मन हों। उसने आह भरी और गधे को देखने के लिए अपना सिर झुकाया, जिसने अब अपने कान खड़े कर लिए थे। धीरे से गुर्राते हुए वान बाओले की ओर देखा, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे कि उसे गलत तरीके से पीड़ा हुई हो। बेटा, तुम्हारी चीखें नरक में जाएं। वान बाओले ने उसे जोर से थप्पड़ मारा, लेकिन गधे को दर्द का जरा भी एहसास नहीं हुआ। इसके बजाय उसकी आंखें चमक उठीं, मानो उसे लगा हो कि वान बाओले उससे बात कर रहा है। अपने कान सीधे करके उसने खुशी से कई बार झपट्टा मारा और फिर से चिल्लाया, बेटा, बेटा। वान बाओले अवाक रह गया। उसने अपने माथे पर थप्पड़ मारा क्योंकि उसका दिल बेबसी और हताशा की लहर से भर गया था। उसने गधे को लात मारी और फिर आहें भरते हुए अकादमी के लिए निकल गया। गधा और भी ज्यादा उत्साहित हो गया और वह वान बाओले के पीछे पीछे दौड़ता रहा। जब उसने फूल या सड़क का किनारा देखा तो उसने एक के बाद एक कई टुकड़े काटे। कुछ ही देर में हैरान वान बाओले ने जल्दी से अपना क्रूजर निकाला और गधे को उसमें फेंक दिया और फिर अकादमी की ओर दौड़ पड़ा। गधे को वापस लौटने पर कड़ी पिटाई का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ दिनों तक आज्ञाकारी रहने के बाद गधा फिर से बेकाबू हो गया। आखिरकार क्रोधित वान बाओले ने गधे को देखा जो खुशी खुशी दरवाजे की चौखट चबा रहा था और गुस्से से उसे घूरने लगा। ऐसा लगता है कि मुझे अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करना होगा। अगर मैं इस गधे को पूरी तरह से वश में नहीं करता तो यह मेरे लिए अंत होगा। इस अवधि के दौरान गधे की अवज्ञा ने वान बाओले को भारी नुकसान पहुंचाया था। अकेले जुर्माने के मामले में वह पहले ही एक बड़ी राशि का भुगतान कर चुका था। भले ही वह दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी का डीन था, लेकिन वह गधे द्वारा खाए गए सामानों को अनदेखा नहीं कर सकता था, भले ही वह उसका स्कूल था। इसलिए वह केवल पैसे खर्च कर सकता था और उन्हें बहाल करने की कोशिश कर सकता था। जिन डोमिंग के भोजन ने गधे के पोषण की कुछ हद तक भरपाई की थी, लेकिन गधा स्वभाव से एक अथाह गड्ढा था। अब तक वह हर दिन बिना रुके खाता रहता था और इससे वान बाओले को लगा कि वह जिसे पाल रहा है वह गधा नहीं बल्कि सुअर है। उसने कई बार सोचा था कि क्या उसे मार देना ही बेहतर होगा। हालांकि उसके मन में उसके लिए कुछ भावनाएं थीं। आखिरकार गधे ने जिन डोमिंग के यहाँ जितना खाया था वह लगभग 8वीं कक्षा के धार्मिक आयुध के बराबर था। अगर वह उसे मार देता तो यह उसके निवेश की असली कीमत होती। इसलिए वान बाओले ने गधे को याद रखने लायक सबक सिखाने की तैयारी करते हुए अपने दांत पीस लिए। तुम्हारी त्वचा और मांस इतना मोटा और खुरदरा है और तुम्हें पीटा जाना भी याद नहीं है। मच्छरों का काटना भी बेकार है न? वान बाओले ने गधे को घूर कर देखा जो दरवाजे की चौखट चबा रहा था। उसने अपने दांत भींचे और ग्रे मच्छर को छोड़ दिया। यह उसका तुरुप का पत्ता था, क्योंकि ग्रे मच्छर फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधकों को भी काट कर मार सकता था। ये बहुत जहरीला था, लेकिन चूंकि उसे गधे को जहर देकर मारने की चिंता थी, इसलिए वान बाओले ने ग्रे मच्छर के साथ साथ उसके जहर को भी नियंत्रित किया। ये गधे की ओर उड़ गया। ग्रे मच्छर इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि वह तुरंत गधे के पास पहुंच गया। हालांकि जैसे ही गधे ने उत्सुकता से अपना सिर उठाया, उसने ग्रे मच्छर को तुरंत पूरा निगल लिया। भोजन की अल्प मात्रा से असंतुष्ट प्रतीत होते हुए उसने अनिच्छा से वान बाओले को देखा। हालांकि बहुत जल्दी जैसे ही वान बाओले ने उपहास किया, गधे की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। जैसे ही वह चिल्लाया, उसका शरीर कांपने लगा क्योंकि उसके शरीर के भीतर से एक खुजली उत्पन्न हुई जो ब्रह्मांड के पैमाने पर अचानक भड़क उठी। तुरंत ही घमंडी गधे ने दर्द से चीखना शुरू कर दिया। उसने दरवाजे के फ्रेम को चबाना शुरू कर दिया, जिसे वह पहले एक बार में नहीं खा पाया था। फिर दीवार का एक टुकड़ा चबाने लगा। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह सब बेकार था, क्योंकि उसे अभी भी बहुत खुजली हो रही थी। इससे गधे को बेचैनी होने लगी और वह पागलों की तरह वान बाओले के घर की दीवारों को चबाने लगा। अगर यह किसी आम दिन होता तो वान बाओले गधे को रोकने की कोशिश करता। हालांकि आज वह गधे को यह बताने के लिए दृढ़ था कि चाहे वह कितना भी खा ले, फिर भी वह उसके ग्रे मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए वान बाओले अहंकार से वहां खड़ा रहा। अपने पूरे घर को छोटे गधे द्वारा खा जाने के परिणाम को जोखिम में डालते हुए उसने सुना कि वह दर्द से चीखते हुए नजर आने वाली हर चीज को चबा रहा था। बस इसी तरह समय उड़ गया। 5 मिनट के बाद जब वान बाओले अपने घर से बाहर निकला तो दीवारें तुरंत रह गईं। अंदर मौजूद गधा दर्द से चीख रहा था, लेकिन चीखते हुए खाना जारी रखा। ये कल्पना से परे था कि गधे के पेट में पूरा घर कैसे समा सकता है। 1 घंटे बाद वान बाओले अभी भी अहंकार से देख रहा था कि उसका घर, जो मूल रूप से जमीन पर बना था, गायब हो गया।
इसमें उसमें से सामग्री के छोटे छोटे टुकड़े भी शामिल थे। दूसरी ओर गधा अभी भी संघर्ष कर रहा था, इस हद तक कि वह घास के टुकड़ों को चबाने लगा। क्या तुम मानोगे या नहीं, ये देखते हुए कि यह समय आ गया है, वांग बाओले ने शांति से बात की। जब गधे ने, जो पागलों की तरह घास के टुकड़ों को खा रहा था, वांग बाओले की बातें सुनी, तो वह माफी मांगने के लिए मुड़ा। हालांकि अचानक उसकी आंखें बदल गईं क्योंकि उसने अपने शरीर को नीचे देखा। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने खुशी से अपना सिर घुमाया। उस पल उसने एक सफलता हासिल की, सच्ची सांस के दायरे के तीसरे स्तर पर आगे बढ़ गया। वांग बाओले ने पूरी तरह से अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय तथ्य ये था कि गधा वास्तव में ठीक होने में कामयाब रहा था। वांग बाओले की सांस फूल रही थी, वह सदमे में जम गया क्योंकि उसके और ग्रे मच्छर के बीच का संबंध गायब हो गया था। भले ही ग्रे मच्छर को गधे ने पहले ही पूरा निगल लिया था, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय वह गधे के पेट के अंदर ही रहा, जहां वांग बाओले उसे अलग से महसूस कर सकता था और नियंत्रित कर सकता था। यही कारण था कि गधा चाहे जितना भी खा ले, खुजली को खत्म नहीं कर सकता था। हालांकि गधे की साधना के आगे बढ़ने के तुरंत बाद ग्रे मच्छर किसी अज्ञात कारण से गधे के शरीर में पिघल गया। वांग बाओले को पूरा यकीन था कि वह गायब नहीं हुआ बल्कि पिघल गया था। उसे यह स्पष्ट नहीं था कि यह छोटे गधे की वजह से था या ग्रे मच्छर की वजह से, लेकिन सच्चाई ये थी कि मच्छर पिघल गया था। इसके अलावा पिघलने के बाद ऐसा लगा कि वह गधे के मांस और खून के साथ मिल गया है। यह एहसास कुछ हद तक ग्रे मच्छर के छोटे गधे के साथ घुलने मिलने जैसा था। इससे ही वांग बाओले को बहुत ही अविश्वसनीय और भ्रमित महसूस हुआ। अपने सदमे में उसने जल्दी से अपने म्यान की जांच की, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि म्यान के अंदर एक ग्रे मच्छर के निकलने के संकेत थे, तो उसे तुरंत संदेह हो गया। हालांकि म्यान पर अपने नियंत्रण के आधार पर वह बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस ग्रे मच्छर को बाहर आने में कुछ समय लगा, लेकिन पिछले वाले की तुलना में इसमें एक अलग वाइब थी, भले ही यह वही दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पिछला ग्रे मच्छर वास्तव में पिघल गया था और जो नया मच्छर दिखाई दिया वह एक अलग मच्छर था। इसके अलावा ये स्पष्ट था कि इस दूसरे ग्रे मच्छर को पैदा करने के लिए उसके म्यान को अपनी चमक खोनी पड़ी, जैसे कि बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। अपनी घबराहट में वांग बाओले ने जल्दी से लिटिल मिस्सी से इसके बारे में पूछताछ की। हालांकि इस मामले में लिटिल मिस्सी भी उलझन में थी क्योंकि वह लंबे समय तक वांग बाओले को हैरान होकर देखती रही। आखिरकार उसने वांग बाओले को बताया कि उसका म्यान एक आंतरिक धार्मिक कलाकृति थी जो अप्रत्याशितता से भरी हुई थी, जिसके विवरण के बारे में उसे भी पता नहीं था। लिटिल मिस्सी को छोड़ने के बाद वांग बाओले ने गधे को बहुत देर तक घूरा, फिर उसे पकड़ लिया, उसके संघर्ष की परवाह किए बिना। उसने गधे के अंदर और बाहर दोनों को बारीकी से देखने के लिए अपनी साधना को सक्रिय किया और पाया कि वास्तव में कोई ग्रे मच्छर दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि इस प्रक्रिया में वांग बाओले ने देखा कि गधे के आंतरिक अंगों में परिवर्तन हुआ था, जो भूरे रंग में बदल गया था। इससे गधे पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय वह और भी अधिक जीवंत हो गया। ये वह बात नहीं थी जिसने वांग बाओले को सबसे अधिक चौंकाया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वांग बाओले ने गधे के साथ एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लिया था। इसी बात ने वांग बाओले को भ्रमित कर दिया। पहले भले ही गधा हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता रहता था, लेकिन वह एक जीवित प्राणी था और कोई धार्मिक खजाना नहीं था, और इसलिए वह वांग बाओले के साथ संबंध स्थापित करने और उसे अपने मालिक के रूप में पहचानने में असमर्थ था। एक क्रूर जानवर का अपने मालिक को पहचान पाना संघ के जानवरों को वश में करने वाले विशेषज्ञों के बीच भी एक रहस्य था। यह न केवल कठिन था, बल्कि इसे जितनी बार भी किया जा सकता था उसकी भी एक सीमा थी। क्या ये हो सकता है कि ग्रे मच्छर का उद्देश्य आत्मसात करना था, ताकि एक हद तक ये छोटे गधे को उसके मालिक को पहचानने की अनुमति दे? वांग बाओले बुरी तरह से हैरान था और उसने तुरंत ये देखने की कोशिश की कि क्या वह गधे को नियंत्रित कर सकता है। गधे, बैठ जाओ। वांग बाओले ने गधे को छोड़ दिया और आदेश दिया। गधा अचानक खड़ा हो गया और वह उस जगह की ओर भागा जहां पहले दरवाजे का फ्रेम था, रुकने से पहले और चिल्लाते हुए अभिमानी ढंग से वांग बाओले को देखने से पहले। वांग बाओले ने गधे को फिर से आदेश देते समय अजीब महसूस किया। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हो गया कि गधा उसके सामने झुकने वाला नहीं था, चाहे वह उसे कितना भी आदेश दे। इससे वह असहाय और निराश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि ग्रे मच्छर और गधे के बीच आत्मसात की सीमा इतनी बड़ी नहीं थी। गधे ने देखा कि वांग बाओले को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या किया जाए। उसने जोश से अपना सिर उठाया। अब उसकी आंखों में खुशी की झलक नहीं थी, बल्कि अहंकार की झलक थी। यहाँ तक कि उसकी चीखें भी पहले से ज्यादा तेज हो गई थीं। बेटा, बेटा, बेटा! वांग बाओले ने हताशा में अपने बाल पकड़ लिए। वह गधे के सामने खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसने उसे पीटने, काटने और यहाँ तक कि भूरे मच्छर का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की थी। जब तक वह उसे नहीं मार देता, वह गधे को एक अविस्मरणीय, दर्दनाक सबक नहीं सिखा सकता था।
अपनी बेबसी में गधा इधर उधर उछलता रहा, खुशी से चिल्लाता रहा। इससे वांग बाओले बेहद निराश हो गया और उसने अपना सिर नीचे किया और गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो। तो जिस पल वांग बाओले की गुस्से भरी आवाज निकली, गधा, जो अपना मुंह खोलकर खुशी से चिल्ला रहा था, अचानक अपनी आवाज खो बैठा। उसका बड़ा मुंह तुरंत बंद हो गया और इससे वह हैरान हो गया। वांग बाओले को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह तुरंत गधे की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसकी आंखें गधे से मिल गईं। धीरे धीरे चारों ओर सन्नाटा छा गया। वांग बाओले और गधे ने एक साथ अपनी पुतलियां सिकोड़ लीं, एक आश्चर्य से भरा हुआ और दूसरा सदमे से। एक पल के बाद गधा स्पष्ट रूप से चिंतित हो गया क्योंकि उसने अपना मुंह खोलने की कोशिश की। हालांकि उसे एहसास हुआ कि यह बेकार था क्योंकि मुंह अब उसका नहीं था। इससे गधा डर गया, उस हद तक जब वांग बाओले ने पहले उसे जोर से लात मारी थी। दूसरी ओर वांग बाओले की सांस भी तेज हो गई क्योंकि उसके दिमाग में विचार घूम रहे थे और उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कारण से प्रमुख आदेश नहीं दिए जाएंगे, लेकिन चुप रहने जैसे छोटे आदेश पारित किए जा सकते हैं? इस विचार के साथ वांग बाओले ने तुरंत इसे आजमाने का फैसला किया। अपना मुंह खोलो, बेटा, बेटा, चुप रहो। तो कई बार कोशिश करने के बाद वांग बाओले को बहुत झटका लगा और उसने डरे हुए गधे को देखा और दिल खोलकर हंसा। वह खुश था और उसे लगा कि दुनिया तुरंत एक बेहतर जगह बन गई है। गधे, मैंने तुम्हें अब तक खुश रहने दिया है। 10 दिन के लिए चुप रहो। अगली बार जब तुम अवज्ञा करोगे तो तुम्हें 3 महीने के लिए चुप रहना होगा। गधा डर गया, जोर जोर से कांपने लगा। उसका खुशनुमा चेहरा बहुत पहले ही गायब हो चुका था और अब वह जल्दी जल्दी वांग बाओले की ओर भागा और अपने चेहरे पर मासूमियत भरी अभिव्यक्ति दिखाते हुए उसने अपना सिर वांग बाओले के पैरों पर रगड़ा। आखिरकार जब उसे एहसास हुआ कि यह बेकार है तो उसने वांग बाओले के पक्ष में काम करने का फैसला किया। इससे पहले जब वांग बाओले ने गधे के साथ संबंध स्थापित नहीं किया था तो वह उसके चेहरे के भावों को केवल स्पष्ट रूप से ही समझ सकता था। अब जब संबंध बन गया था तो यह उसके लिए और भी स्पष्ट हो गया। अब वांग बाओले ने केवल उपहास किया। बातचीत के लिए कोई जगह नहीं। भागो। ठीक है, मैं अब से तुम्हें भागो कहूंगा। कैसा है? अगर तुम असहमत हो तो 2 बार बोलो। वांग बाओले ने खांसते हुए छोटे गधे की ओर तिरछी नजर से देखा। गधे को ऐसा लगा कि वांग बाओले ने जो नाम दिया है उसका कोई अच्छा अर्थ नहीं है और वह बेचैन होने लगा। वह पुकारना चाहता था लेकिन उसका मुंह बंद होने के कारण ऐसा करना असंभव था। लगता है तुम्हें ये नाम बहुत पसंद है। चूंकि तुमने इस पर सहमति जताई है तो भविष्य में तुम्हारा नाम स्क्रैम होगा। वांग बाओले ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पेट पर हाथ फेरा और गधे के सामने ही स्नैक्स का एक थैला निकाला, जिसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि वांग बाओले धीरे धीरे इसे खोलकर छोटे छोटे कौर खा रहा है। गधा पागल होने वाला था क्योंकि वह वांग बाओले के हाथों में स्नैक्स को बिना पलक झपकाए देख रहा था। वह टूटने के कगार पर था, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की उसका मुंह बंद ही रहा। ठीक इसी तरह वह पूरे समय वांग बाओले को जिद्दी तरीके से देखता रहा जब तक वह अपना नाश्ता खाता रहा। अंत में गधे ने जीने की सारी इच्छा खो दी और वह जमीन पर लेट गया, अपने सामने रखे खाली थैले को देखता रहा। ये देखकर वांग बाओले का दिल नरम पड़ गया। हालांकि जब उसे याद आया कि गधे ने हमेशा वही भाव बनाए रखे जब उसने उसे पीटा था और फिर पिटाई के बारे में सब कुछ भूल गया और खुद ही मौज मस्ती करना जारी रखा, तो वांग बाओले ने इसे ठंडे दिमाग से अनदेखा कर दिया। उसने इसकी परवाह नहीं की और इसके बजाय अब साधना शुरू करने का फैसला किया क्योंकि आखिरकार शांति थी। समय उड़ गया और 3 दिन बीत गए। 3 दिनों में दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के छात्र और शिक्षक सभी भ्रमित थे क्योंकि जिस गधे को वे देखने के आदी थे उसके व्यक्तित्व में बदलाव आया था। वह अब चिल्लाता नहीं था, अब इधर उधर नहीं घूमता था और अब वह जो कुछ भी देखता था उसे नहीं खाता था। गधे में कुछ गड़बड़ है। ये सही है, यह अभी मेरे पास से गुजरा था जबकि मैं अपने हाथ में एक स्पिरिट स्टोन पकड़े हुए था। हालांकि उसने इसे एक नज़र भी नहीं देखा। इन दिनों कॉलेज में वनस्पति और इमारतों को चबाने के कोई संकेत नहीं दिखते। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, उन्होंने जल्दी से देखा कि गधा अक्सर अकादमी की नदी पर बने पुल पर लेट जाता था और नदी के बहते पानी को देखता था। उसकी आंखों में उदासी की झलक थी। अफवाहें लगातार फैलने लगीं। कुछ दयालु महिला छात्रों को लगा कि गधा दयनीय लग रहा है। वे उसके लिए कुछ खाना लेकर आईं, लेकिन जब उन्होंने गधे के सामने खाना रखा तो उसने खाने को देखा, उसे सूंघा और वास्तव में रोया। वह बहुत दयनीय रूप से रोया क्योंकि वह उसे सूंघता रहा लेकिन उसे खाया नहीं। चलो इसे खाओ, लड़कियों में से एक ने धीरे से कहा। हालांकि चाहे उन्होंने उसे कितना भी मनाने की कोशिश की, गधे ने एक भी निवाला नहीं खाया। आखिरकार उसे इतना दुख हुआ कि उसने खाना लात मारकर फेंक दिया और फिर मुड़कर वांग बाओले के घर की ओर दौड़ पड़ा। अभी वांग बाओले एकांतवास में था।
एकांतवास में जाने से पहले उसने गधे के पास जाकर उससे कहा था कि अगर उसने एकांतवास की अवधि के दौरान उसे परेशान करने की हिम्मत की तो उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए 10 दिन और बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए गधा निवास पर लौटने के बाद केवल जमीन पर लेट सकता था। उसने दयनीय रूप से आकाश की ओर देखा, उसकी आंखों में निराशा की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसका वजन बहुत कम हो गया था। समय समय पर वह उस स्थान की ओर देखने के लिए मुड़ता था जहां वांग बाओले एकांतवास में था। ऐसा लगता था कि वह वांग बाओले के बाहर आने और उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह प्रतिबंधों से मुक्त हो जाएगा। जैसे जैसे गधा आज्ञाकारी बना रहा, गुप्त कक्ष में रहने वाले वांग बाओले ने भी लाइटनिंग दाओ प्रथम खंड के दूसरे स्तर की साधना पूरी कर ली थी। जैसे जैसे उसकी साधना आगे बढ़ी, उसके पैरों में स्वर्गीय वज्र अधिक शक्तिशाली होता गया। भक्षण करने वाले बीज द्वारा लगातार आत्मा क्यूई को अवशोषित करने के साथ हरा कमल भी मजबूत होता गया। सबसे स्पष्ट परिवर्तन वांग बाओले के शरीर में था, जो पहले की तुलना में काफी मजबूत लग रहा था। अपने शरीर से उभरती हुई शक्ति को महसूस करते हुए वांग बाओले को लगा कि अपनी साधना को सक्रिय किए बिना भी वह अपनी मुट्ठी से एक क्रूर जानवर को मार सकता है। हालांकि वह अभी भी असंतुष्ट और कुछ हद तक परेशान था। वांग बाओले के मन में उसे लगा कि वह अभी भी डाक आर्ट की सफलतापूर्वक साधना नहीं कर पाया है। इससे वह उदास हो गया और उसके मन में अपने प्राकृतिक गुणों के बारे में संदेह पैदा हो गया। छोटी मिस्सी ने कहा कि उसने डाक आर्ट की सफलतापूर्वक साधना करने में केवल 1 महीना बिताया। मैंने लगभग 1 साल बिताया है। वांग बाओले को हर बार डाक आर्ट के बारे में सोचते ही सिरदर्द होने लगता था। वह इसके बारे में सब कुछ जानता था और इसमें शामिल मंत्रों में बेहद धारा प्रवाह था। हालांकि चाहे वह उनसे कितना भी परिचित क्यों न हो, वह अभी भी तथाकथित नकारात्मक आत्मा शरीर को महसूस करने में असमर्थ था। यह विशेष रूप से इसलिए था क्योंकि हर बार जब वह तकनीक में जबरदस्ती प्रशिक्षण लेने की कोशिश करता था तो उसके शरीर के भीतर और बाहर दोनों तरफ से अत्यधिक पीड़ा और दर्द उभरता था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अगर वह सफलतापूर्वक इसमें प्रशिक्षित हो पाता तो उसे कठिनाइयों का सामना करना कोई समस्या नहीं होती। हालांकि पिछले 1 साल से मेहनत करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिला और वांग बाओले के मन में हार मानने का विचार आया। भूल जाओ, अभी तो सिर्फ 1 साल है। मैं कैसे हार मान सकता हूँ? मैं 1 और महीने तक दृढ़ रहूंगा। वांग बाओले ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है और यह पिछली बार से देखा जा सकता है जब वह वासना से भरी एक आकर्षक परिस्थिति में था, जब वह भूमिगत गुफा में ली वान र के साथ अकेला था, लेकिन फिर भी एक कुंवारी के रूप में उभरा। उस विचार के साथ वांग बाओले ने एक गहरी सांस ली और वह फिर से डाक आर्ट की साधना करने की कोशिश करने लगा। तथाकथित डाक आर्ट में स्पिरिट क्यूई में नकारात्मक आत्मा शरीर को अवशोषित करना शामिल था। साधना की यह विधि पूरे संघ में मौजूद नहीं थी। यहाँ तक कि मुखौटे वाली महिला की दुनिया में भी इसे एक निषिद्ध तकनीक माना जाता था। एक तरफ यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। सफलतापूर्वक प्रशिक्षित होने के बाद भी यदि कोई अपने दिल में लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ है तो एक अकल्पनीय आपदा का परिणाम होगा। साथ ही एक और कारण था, इस तकनीक में प्रशिक्षित करना कठिन था और इसके बाद की साधना तकनीकें और भी कठिन थीं। ऐसा लग रहा था कि किसी तरह के भाग्य की जरूरत थी। अब तक केवल मुट्ठी भर लोग ही थे जिन्होंने डाक आर्ट में सफलतापूर्वक महारत हासिल की थी, यहाँ तक कि प्राचीन हरे कांस्य तलवार की दुनिया में भी, जहाँ ये प्राचीन काल से चली आ रही थी। जो मुट्ठी भर लोग डाक आर्ट में साधना करने में कामयाब रहे वे ज्यादातर अभी भी नींव के चरण में थे। इसके बाद की उन्नत डाक आर्ट या तो संचरण में खो गई थी या बस अधूरी थी, इसलिए इसका अभ्यास करने में सफल होना चुनौतीपूर्ण था, चाहे कितना भी प्रयास किया जाए। ये कहा जा सकता है कि कोई नहीं जानता था कि डाक आर्ट के कितने चरण हैं। हालांकि ये ज्ञात था कि कम से कम 7 चरण थे और कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो 5वें स्तर तक प्रशिक्षित होने में कामयाब रहा हो, और 6ठे और 7वें स्तर के बारे में तो कहना ही क्या। वांग बाओले को इन सब बातों की जानकारी नहीं थी। वह केवल इतना जानता था कि लिटिल मिस्सी ने 1 महीने में सफलतापूर्वक इसकी साधना कर ली थी, फिर भी वह 1 साल बाद भी सफल नहीं हुआ था। इससे वह निराश हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और वह डाक आर्ट की आवश्यकताओं के अनुसार आसपास की स्पिरिट क्यूई को अवशोषित और संपीड़ित करना शुरू कर दिया। डाक आर्ट के अभिलेखों के अनुसार यदि कोई नकारात्मक स्पिरिट बॉडी को अवशोषित करना चाहता है तो उसे पहले स्पिरिट क्यूई को संपीड़ित करना होगा, इसे कुछ हद तक ठोस अवस्था में बदलना होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन 2 परिवर्तनों के होने के बाद ही नकारात्मक स्पिरिट बॉडी को प्रकट किया जा सकता था। इसके अलावा स्पिरिट क्यूई में नकारात्मक स्पिरिट बॉडी को किसी के मुंह या नाक से नहीं, बल्कि केवल किसी की त्वचा के छिद्रों के माध्यम से लिया जा सकता है। हालांकि जो व्यक्ति नकारात्मक स्पिरिट बॉडी को महसूस करने में असमर्थ था, उसके लिए साधना ऐसा महसूस होता था जैसे साधक के शरीर में अनगिनत सुइयां चुभ रही हों, क्योंकि संपीड़ित स्पिरिट क्यूई गैस और ठोस का एक संकर लगातार किसी के पसीने के छिद्रों से प्रवेश कर रहा था। अभी वांग बाओले ने तैयारी कर ली थी।
अपने चारों ओर स्पिरिट क्यू को संपीड़ित करने के बाद उसने अपने दांत पीस लिए, दर्द को सहने की तैयारी कर ली। उसके सारे पसीने के छिद्र खुल गए, लगभग ठोस स्पिरिट क्यू को अवशोषित कर लिया, जबकि उसका शरीर अचानक हिल गया। उसने अपनी बंद आंखें खोलीं। यह अलग है। वांग बाओले की सांसें तेज हो गईं और उसने अपने शरीर को देखा। वह पहले तो भ्रमित था, फिर अविश्वास में और अंत में उत्साह में। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि अब यह दर्दनाक नहीं था। इतना ही नहीं, वह महसूस कर सकता था कि जैसे ही अवशोषण उसके पसीने के छिद्रों के माध्यम से हुआ, एक ठंडी अनुभूति हुई जो पसीने के छिद्रों के माध्यम से उसके शरीर में लगातार प्रवेश करने वाली स्पिरिट क्यू से पूरी तरह अलग थी। इस ठंडी अनुभूति ने उसके शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया और उसे अब दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय यह एक ठंड थी जिसने उसकी सांस को धुंधला कर दिया। असुविधा का कोई संकेत नहीं था, बल्कि एक अवर्णनीय हल्कापन की भावना थी जो एक हद तक सामान्य दिनों में होने वाली लाइटनिंग दाव में उसकी साधना से कई गुना अधिक आरामदायक थी। इससे वांग बाओले उत्तेजित हो गए। उन्हें डार्क आर्ट में वर्णित भावना याद आ गई और इससे वे बेहद उत्साहित हो गए। उन्होंने अपने भक्षण करने वाले बीज को सक्रिय किया, जिससे उनके सभी पसीने के छिद्रों की अवशोषण शक्ति बढ़ गई। तुरंत पसीने के छिद्रों के माध्यम से उनके शरीर में बहुत अधिक ठंडक पहुंच गई। डार्क आर्ट के विवरण के अनुसार ये ठंडक नकारात्मक आत्मा शरीर से संबंधित है। इसे सत्यापित करने का तरीका सरल था, अगर यह डार्क फायर बना सकता है तो यह नेगेटिव स्पिरिट बॉडी होगी। वांग बाओले ने एक गहरी सांस ली। अभी वह बाकी सब कुछ भूल गया था क्योंकि उसका सारा ध्यान साधना पर था। डार्क आर्ट के विवरण के अनुसार उसने अपने शरीर में ठंडक को केंद्रित करने की कोशिश की। अज्ञात समय बाद, जब उसके शरीर में ठंडक इतनी संतृप्त हो गई थी कि और अधिक अवशोषित नहीं हो सकती थी, वांग बाओले कांप उठे और उन्होंने डार्क आर्ट के लिए साधना प्रक्रिया का अंतिम चरण शुरू किया। वह ठंड को जलाने के लिए जीवन की लौ का उपयोग करके डार्क फायर का निर्माण करेगा। तुरंत ही उसका चेहरा हरा हो गया और उसके शरीर का तापमान गिर गया। उसकी भौहों और बालों पर भी बर्फ जम गई। इस समय आसपास का तापमान भी तेजी से गिर गया और पूरे गुप्त कक्ष में सड़न के निशान दिखाई देने लगे। बहुत स्पष्ट रूप से लोगों के रोने और सिसकने की आवाज़ें जो बाहरी लोगों को सुनाई नहीं दे रही थीं, वांग बाओले के कानों में गूंजने लगीं, मानो राक्षस देवता इकट्ठा हो गए हों। वांग बाओले को इस सब के बारे में पता नहीं था और बाहरी लोग भी इसे महसूस नहीं कर सकते थे। केवल वांग बाओले के गुप्त कक्ष के बाहर लेटा हुआ निश्चल गधा ही इसे महसूस कर सकता था। एक तेज कार्रवाई के साथ वह उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में सतर्कता की एक झलक दिखाई दी क्योंकि वह गुप्त कक्ष की ओर देख रहा था, कुछ उलझन में था। जब गधा उलझन में था, वांग बाओले का गुप्त कक्ष तेजी से सड़ रहा था। उसी समय सर्वोच्च प्राणियों के जमावड़े से निकलने वाली चीखें और भी तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे स्थिति के अंधेरे में कोई शक्ति आ गई है जो वांग बाओले की साधना को बाधित कर रही है। हालांकि ये बहुत दूर थी, इसलिए कोई खास प्रभाव नहीं पड़ सकता था। इस तरह समय धीरे धीरे बीतता गया और 2 सप्ताह बीत गए। इन 2 हफ्तों में वांग बाओले अपने पैरों को मोड़कर स्थिर बैठे रहे। उनका शरीर पहले से ही अकड़ चुका था और उनकी सांसें बंद हो चुकी थीं। उनका पूरा शरीर बर्फ से ढका हुआ था और वे एक लाश की तरह थे, ऐसा कि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि जीवन की आग भी नहीं। 2 सप्ताह बीत जाने के बाद एक देर रात को वांग बाओले, जो अपने पैरों को मोड़कर बैठे थे, अचानक झटके से उठे। उनकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, उनके शरीर पर जमी बर्फ तेजी से गायब हो गई और आसपास की सड़ांध गायब हो गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया और चीखना चिल्लाना तुरंत बंद हो गया। जब सब कुछ सामान्य हो गया तो वांग बाओले की आंखें पूरी तरह से खुल गईं। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी आंखों और शरीर से एक बहुत ही ठंडी हवा निकली। अगर वांग बाओले का कोई परिचित उसके सामने खड़ा होता तो वह बहुत हैरान हो जाता और शायद उसे पहचान न पाता। हालांकि वास्तव में यह असली वांग बाओले था जो रहस्यमय लूना क्षेत्र में लाशों के समुद्र में अपने अनुभवों से उभरा था। वह आमतौर पर दूसरों के सामने अपने व्यक्तित्व का दूसरा पहलू दिखाता था। वह अपने चरित्र में निहित क्रूरता को छिपाने के लिए खुद का एक आशावादी पक्ष दिखाना पसंद करता था। उसी समय वांग बाओले की बाईं आंख की पुतली की जगह अब डार्क फायर ने ले ली थी। जब वह चुपचाप अपने आसपास देख रहा था और अपनी आंखों में डार्क फायर को महसूस कर रहा था, तो वांग बाओले हिल नहीं रहा था। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो उसके शरीर से ठंडक, साथ ही उसकी बाईं आंख में लगी डार्क फायर गायब हो गई थी, उसके द्वारा छिपाई गई थी। तो ये डार्क आर्ट है, वांग बाओले ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। वह खुद को डार्क आर्ट में सक्षम नहीं मान सकता था, ये सोचकर कि वह इसमें एक शुरुआती की तरह था। हालांकि एक शुरुआती के रूप में भी वांग बाओले को अभी भी एक ऐसी भावना महसूस हुई जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। वह शब्दों के साथ भावना का वर्णन नहीं कर सकता था। उसे बस ऐसा लगा जैसे जीवन और मृत्यु अंतिम बिंदु नहीं थे, बल्कि एक संक्रमण प्रक्रिया थी।
मैं अभी भी थोड़ा भ्रमित हूँ। वांग बाओले अपनी भावनाओं का वर्णन करने के लिए सही शब्द नहीं खोज पाए। जैसे ही उसने खुद से बड़बड़ाया, उसने लिटिल मिस्सी के बारे में सोचा। तथ्य यह है कि वह 1 महीने के भीतर तकनीक में महारत हासिल करने में कामयाब रही, उसकी क्षमताओं को दिखाया और इसने वांग बाओले को ईर्ष्यालु बना दिया। ऐसा लगता है कि मैं भविष्य में बहुत गर्व नहीं कर सकता। हमेशा विनम्र रहना चाहिए और ईमानदारी से सीखना चाहिए। वांग बाओले ने गहरी सांस ली और सीधे मतिभ्रम क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले मुखौटा उतार दिया। मतिभ्रम क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वांग बाओले ने चारों ओर देखा, लेकिन लिटिल मिस्सी को नहीं देखा। हालांकि वह इसके आदी थे और इसलिए वहां खड़े होकर जोर से चिल्लाने लगे। लिटिल मिस्सी, मेरे पास एक सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूं। जब डार्क फायर दिखाई दिया तो मुझे एक विचित्र एहसास हुआ, जैसे कि मैं जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता हूं। हालांकि ये थोड़ा अस्पष्ट लग रहा था और मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। ये दूर से बुलावा जैसा लगता है। मैं खुद भी निश्चित नहीं हूं। इसके अलावा एक अजीब सी आवाज़ है जो मुझे सुनाई देती रहती है। जब आपने पहली बार तकनीक में महारत हासिल की तो क्या आपने भी यह सब अनुभव किया था? वांग बाओले इस बार गंभीरता और ईमानदारी से पूछ रहे थे, क्योंकि वह इसका कारण जानना चाहते थे। उन्हें लगा कि अगर उन्हें जो कुछ हो रहा था उसकी स्पष्ट समझ मिल जाए तो यह उनके लिए मददगार होगा यदि वे अपनी साधना में आगे बढ़ें। जब उसने पूछना समाप्त किया तो वांग बाओले ये देखने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि क्या मुखौटे पर स्थिति को स्पष्ट करने वाले शब्द दिखाई दिए हैं। हालांकि इससे पहले कि वह अपना सिर नीचे करता, उसने एक आवाज़ सुनी जो अविश्वसनीय, भ्रमित और हैरान करने वाली थी। तुमने क्या कहा? डार्क फायर। जैसे ही आवाज़ गूंजी, लिटिल मिस्सी तुरंत वांग बाओले के पास आ गई। उसकी आंखें चौड़ी और गोल हो गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। ये देखकर कि लिटिल मिस्सी दिखाई दी थी और इतनी भयभीत दिख रही थी, वांग बाओले भी चौंक गया। उसने सोचा कि क्या उसकी साधना में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए उसने जल्दी से बात की। लिटिल मिस्सी, क्या मेरी साधना प्रक्रिया गलत थी? क्या तुमने अभी कहा कि तुम साधना करने में सफल रही हो जहां डार्क फायर प्रकट हुआ? लिटिल मिस्सी ने वांग बाओले के सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। अभी वह पूछताछ करने लगी, अभी भी चिंतित दिख रही थी। हाँ, मैं इसे करने में सफल रही। मैं इतनी प्रतिभाशाली नहीं हूँ। मैं केवल 1 साल बाद ही सफल हो पाए। वांग बाओले ने आह भरी। उसने जो भी कहा उसका वास्तव में मतलब था। बोलने के बाद वांग बाओले ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसे लगा कि लिटिल मिस्सी जैसे डार्क आर्ट के वरिष्ठ अभिजात वर्ग के सामने वह एक बच्चे की तरह था। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोलीं तो उसकी बाईं आंख में डार्क फायर की लपटें दिखाई दीं। डार्क फायर के प्रकट होने से पहले से ही ठंडे वातावरण में और भी ठंडक आ गई। डार्क फायर द्वारा प्रदान किए गए बढ़ावा के तहत वांग बाओले के शरीर से एक ठंडी लहर फूट पड़ी। लिटिल मिस्सी बेहद हैरान थी। वह तुरंत पीछे हट गई और चिल्लाए, इसे तुरंत बुझा दो। वह चौंक गई। डार्क फायर के उभरने से वह डर गई, मानो यह एक जन्मजात संयम हो। उसने वांग बाओले को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रही हो। उसकी भावनाएं जटिल थीं और वह डांटने वाली थी। लिटिल मिस्सी का आदेश सुनकर वांग बाओले ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें एक बार फिर खोला तो डार्क फायर गायब हो चुकी थी। हालांकि लिटिल मिस्सी की प्रतिक्रिया ने उसे भ्रमित कर दिया। वांग बाओले की उलझन को देखते हुए लिटिल मिस्सी ने घूर कर देखा और तुरंत सख्ती से बोली, क्या दिखावा है? तुम अभी शुरुआत कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि डार्क फायर को अनजाने में सक्रिय करने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है? याद रखो, हमारे जैसे डार्क आर्ट साधक डार्क फायर को इतनी आसानी से प्रकट नहीं कर सकते हैं, और यह विशेष रूप से तब होता है जब डार्क आर्ट की दुनिया में तुमसे ऊंचे रैंक वाले दूसरे लोग हों। वांग बाओले चौंक गए और तुरंत अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उन्हें सब कुछ स्पष्ट हो गया था। छोटी मिस्सी, तुम सही हो। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। मानो, छोटी मिस्सी ने मन ही मन सोचा, परेशान होकर। जब उसने देखा कि वांग बाओले को कुछ भी संदेह नहीं है तो उसने चुपके से राहत की सांस ली। वह अपनी हताशा को दबा नहीं पा रही थी, जो हर पल बढ़ती जा रही थी, लेकिन दिखावा भी जारी नहीं रख पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग बाओले कभी इसमें महारत हासिल कर पाएगा। इसलिए उसने उससे कई बार झूठ बोला था। हालांकि अब जब सब कुछ उजागर हो गया था तो यह उसकी छवि को धूमिल करने जैसा था और उसके पास दिखावा जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जिज्ञासा उसके दिल में एक बिल्ली की तरह कुतर रही थी और वह खुद को पूछने से रोक नहीं पाए, वांग बाओले, तुमने ये कैसे किया? मुझे कुछ पता नहीं। मेरे पास वास्तव में बहुत प्रतिभा नहीं है। पिछले साल मैंने साधना में जो समय बिताया वह सभी असफलताओं की ओर ले गया। हालांकि किसी तरह मैं अचानक सफल हो गई। मैं भी उलझन में हूँ। ठीक है लिटिल मिस्सी, पिछली बार तुमने ये कैसे किया? मैं अचानक इसमें महारत कैसे हासिल कर पाया? वांग बाओले ने आह भरी। अगर वह दूसरे लोगों के सामने होता तो वह और भी घमंडी होता।
हालांकि लिटिल मिस्सी के सामने उसे लगा कि वह उसकी तुलना में फीका पड़ गया है। वांग बाओले को बार बार यह कहते हुए सुनकर कि वह प्रतिभाशाली नहीं है, लिटिल मिस्सी को लगा जैसे उसके दिल में छुरा घोंपा जा रहा हो। हालांकि वह अभी भी सतह पर घमंड से मुस्कुराती हुई दिखाई दी और शांति से बोली, तुम्हारी प्रतिभा वाकई साधारण है। तुम ये भी नहीं जानती कि तुमने इसमें महारत कैसे हासिल की। जहां तक मेरा सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने स्पिरिट क्यूई से नेगेटिव स्पिरिट बॉडीज को अलग किया और एक ही सांस में उन्हें जबरदस्ती अपने शरीर में केंद्रित कर लिया। वास्तव में मैंने कहा कि मैं 1 महीने पहले ही इसमें महारत हासिल करने में कामयाब रही क्योंकि मैं तुम्हें आघात पहुंचाने से डरती थी। वास्तव में मुझे केवल 5 दिन लगे। लिटिल मिस्सी ने अपनी ठुड्डी उठाई और उदासीनता से बोली, 5 दिन? वांग बाओले एक बार फिर हैरान रह गया। उसकी आंखें हैरानी से भरी हुई थीं। लिटिल मिस्सी अपने दिल में चुपचाप खुश हो रही थी। हालांकि जिज्ञासा अभी भी उस पर हावी थी और उसने एक बार फिर पूछा, वांग बाओले, नकारात्मक आत्मा शरीर कैसा दिखता है? ये कुछ भी नहीं दिखता है। आप इसे देख नहीं सकते और आप केवल हवा में ठंडक महसूस कर सकते हैं। इसे अवशोषित करना काफी आरामदायक लगता है ना? क्या आप नहीं जानते, लिटिल मिस्सी? वांग बाओले को संदेह हुआ क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अंदर से छोटी मिस्सी सोच रही थी कि उसे वास्तव में कुछ भी पता नहीं था। हालांकि सतह पर उसने बस वांग बाओले को उदासीनता और शांति से देखा। उदासी के साथ उसने कहा, जैसे कि वह कोई याद कर रही हो, मुझे याद नहीं है। आखिरकार ये तब हुआ जब मैं 7 साल की थी। मुझे बस इतना याद था कि मैं ईमानदारी से प्रशिक्षण लेती थी और मुझे किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। बाद में जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने डाक क्यूई के उच्च स्तरों में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने अपना भौतिक शरीर खो दिया और सब कुछ शून्य में बदल गया। जैसे जैसे छोटी मिस्सी बोलती गई, उसका स्वर उदास लग रहा था। डार्क आर्ट के शुरुआती के रूप में बहुत अधिक जानना फ़ायदेमंद नहीं होगा। आपको बस इतना जानना है कि नेगेटिव स्पिरिट बॉडी डार्क आर्ट का केवल प्रारंभिक चरण है। केवल जब आप डार्क फायर को डार्क फोर्स में सफलतापूर्वक परिवर्तित करते हैं, तब आप डार्क क्यूई को महसूस करने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि ये सब आपके लिए बहुत कठिन है, यहाँ तक कि मेरे लिए भी। मुझे सफल होने में 1 महीना लग गया। जहाँ तक तुमने सुनी हुई आवाज़ों और तुमने जो अवर्णनीय भावना का अनुभव किया है, मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण दे सकता हूँ। आवाज़ें प्राचीन गैलेक्टिक की इच्छा से उत्पन्न होती हैं। मैं इसे नाम देता हूँ डार्क स्पिरिट। तुमने जो भावना का अनुभव किया है, उस पर बहुत ज़्यादा चिंता मत करो। तुम्हें बस इतना जानना है कि डार्क आर्ट के एक निश्चित स्तर पर महारत हासिल करने के बाद तुम जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने की शक्ति का उपयोग करोगे। कोई ऐसा व्यक्ति था जो डार्क आर्ट के चौथे चरण तक पहुंचने में कामयाब रहा। वह मेरा एक दोस्त था जिसे दूसरे लोग अमर मृत्यु कहते थे। कहा जाता है कि डार्क आर्ट के 7 चरण होते हैं। तुम अब जा सकते हो, मैं थक गई हूँ। छोटी मिस्सी ने शांति से बात की। उसकी आवाज़ में उम्र बढ़ने के लक्षण थे। उसके चेहरे पर उदासी का भाव था, मानो वांग बाओले ने उसकी कोई दर्दनाक याद खोद निकाली हो। उसके शब्दों और चेहरे के हाव भावों ने वांग बाओले को लिटिल मिस्सी के प्रति संदेह होने के कारण हैरान और शर्मिंदा कर दिया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिरकार मुट्ठी बांधकर विदा लेने के बाद जाने का फैसला किया। हालांकि जिस क्षण वांग बाओले ने विदा ली, लिटिल मिस्सी के चेहरे के भाव और आंखों में उदासी तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह पागलपन और अविश्वास ने ले ली। हे भगवान, ये परेशान करने वाला मोटा आदमी आखिर कहाँ से आ गया? वह वास्तव में इसमें महारत हासिल करने में सफल रहा। जब मेरी माँ ने मुझे अतीत में सीखना बंद करने के लिए कहा, तो उसने मुझे ये भी बताया कि यह ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी हासिल नहीं कर सकता। लिटिल मिस्सी तुरंत पागल हो गई और खुद के प्रति संदेह के विचार उठने लगे। बहुत जल्दी उसके चेहरे के भाव बदल गए। मैंने जो कुछ भी कहा वह दिखावा जारी रखना था, और वे मेरी अपनी कल्पना से बने विचारों से बने थे जिनमें बहुत कम सच्चाई थी। वह संभवतः इन दिनों में से किसी एक दिन डार्क क्यूई को वास्तव में अवशोषित नहीं कर सकता है ना? लिटिल मिस्सी काम पर थी। हालांकि उसे ये भी लगा कि यह असंभव है। वह राहत की सांस लेने ही वाली थी कि अचानक उसे लगा कि वांग बाओले के साथ बार बार असंभव चीजें हो रही हैं। वह निराश हो गई और मानसिक रूप से अविश्वसनीय रूप से थकी हुई महसूस करते हुए उसने एक लंबी सांस छोड़ी।